इस साल की शुरुआत से जिस तरीके से ट्रंप ने अपना रवैया दिखाया, उसमें उन्होंने वेनेजुएला से शुरुआत की, फिर ईरान तक पहुंचे। अभी वो बोल भी रहे हैं कि अब अगला टारगेट मेरा क्यूबा है। क्यूबा हो चुका है, पूरा अनाउंस करना बाकी है, टारगेट नहीं है, क्यूबा खत्म हो चुका है सर। तो इसकी संभावना कितनी है कि ज़मीन पे पहुंचकर अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी फोर्सेस ईरान में हमला करें? ईरान तो खुद इनवाइट करता है, आओ हमें मारो। अमेरिका मोटिवेट हो जाता है कि लो मार दिया। आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमले की भी संभावना है? अमेरिका ने जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था तो वो सरप्राइज ही था वर्ल्ड के लिए। तो या तो खर्ग आइलैंड, और अगर खर्ग से नहीं कुछ हुआ तो न्यूक्लियर में कुछ तो होगा। ट्रंप जिस तरीके का रवैया अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तो डिक्टेटर रवैया है। जब आपके अंदर अंध राष्ट्रभक्ति छाने लगती है तब ट्रंप जैसे लोग निकल कर आते हैं। कोई एप्स्टीन फाइल में आपका नाम हजारों बार आता है, आपको शर्म नहीं आती? आपको खुलेआम ये कहने में शर्म नहीं आती कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं? मतलब आप सऊदी के क्राउन प्रिंस, जिनकी इतनी मुस्लिम वर्ल्ड में इज्जत थी, उनके बारे में बोलते हैं कि ही लिक माय। अमेरिका जैसा देश जिसके पास में इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस है, हर जगह घुसी हुई है, वो यूरेनियम कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं? इंडिया जिसके पास सीमित संसाधन थे, अमेरिका के सैटेलाइट्स के नजरों के नीचे कारगिल के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करने में कामयाब हुआ। अमेरिका नहीं पकड़ पाया ना। अमेरिका का जो B-2 बम्बर है ना, ये 80 फीट नीचे तक तो बम फोड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ों के अंदर टनल बना ली, बोलो कहाँ फोड़ोगे? अगर यमन से हूती एक्टिवेट हो गया और ये पूरा बाबे मंडप और सुएज कैनाल वाला ब्लॉक कर दिया तो ये तो और मुश्किल होने वाली है। और जब तक खर्ग आइलैंड से तेल बिक रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली खर्ग से तेल निकलेगा तो बाबे मंडल से होकर बिकने जाएगा, तब तुम्हें गोले निकालने। सोचो 30 दिन की लड़ाई में भी 2 दिन पहले हूती एक्टिवेट हुए हैं। बड़ा स्ट्रेंज था ये। स्ट्रेंज था, स्ट्रेटेजिकल था। हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ भी आई कि भाई हम तो विश्वगुरु हैं, हम क्यों नहीं मीडिएशन करवा रहे हैं? क्योंकि विश्व गुरु को मध्यस्थ बनने के लिए इस देश में रहने वाली हर तबके के लिए बात सोचनी। यहाँ शिया भी हैं तो यहाँ सुन्नी भी हैं, यहाँ इजराइल समर्थक भी हैं तो अमेरिका समर्थक भी हैं, यहाँ भारत समर्थक भी हैं तो भारत विरोधी भी हैं। क्या आर्थिक तौर पर अब पूरी दुनिया की कमर टूटने वाली है? सर, मोदी जी सदन में बैठकर अगर इतनी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अगर ये बात बोल रहे हैं तो उसे समझने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अब 30 दिनों से ज्यादा खिंच चुका है। कई तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक संभावना है कि क्या अब न्यूक्लियर हमला करने वाला है अमेरिका? क्या अब वो अपने ट्रूप्स को जमीन पर उतारने वाला है, अपनी फोर्सेस को, और खर्ग आइलैंड पे सबसे पहले हमला करेगा? जिस पर ईरान ये कह रहा है कि आप अगर ये हमला करेंगे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि इसने दुनिया को किस तरीके से प्रभावित किया है। क्या मिडिल ईस्ट में मंदी आने वाली है या फिर वैश्विक मंदी आने वाली है? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, गैसों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो शेयर मार्केट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हम आज ये बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ ही समझाने के लिए मौजूद हैं अंकित अवस्थी। अंकित अवस्थी सर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपने 2 चैनल्स चलाते हैं, अपनी पाठशाला और अंकित इंस्पायर्स इंडिया। इन दोनों के माध्यम से वो जियोपॉलिटिक्स पे बात करते रहते हैं। आज हम उनसे विस्तार से इन सारी चीज़ों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका असर हिंदुस्तान पर किस तरीके से पड़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये युद्ध किस दिशा में जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। तो सर, अभी जिस तरीके से ये वॉर हम देख रहे हैं, रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया हो जा रहा है और ट्रंप जिस हिसाब से कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी आप भी बोल रहे थे कि क्या पगला गए हैं ट्रंप। तो आज की भी अगर मैं बात करूं तो आज ये 2 चीज़ें सुनने को मिली कि एक तो उन्होंने ये कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं भी खुलेगा तो भी हम युद्ध बंद कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो बंकर बस्टर बम भी फोड़ रहे हैं हजार किलो के। तो क्या चाह रहे हैं? क्या सच में पगला गए हैं ट्रंप? हम लोग है ना, ये बहुत अच्छा एक कनेक्ट ड्रॉ करने का प्रयास किया था कि ट्रंप की बहुत सी हरकतें रिचर्ड निक्सन की तरह हैं और ट्रंप पाकिस्तान को वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे निक्सन यूज़ किया करते थे। निक्सन ने अपनी इमेज वियतनाम वॉर के टाइम पे ऐसे बनाई थी कि लोग उन्हें समझ ना पाए, कभी टफ तो कभी नर्म। उन्हें देख करके ये लगे कि ये आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब भी चला सकता है और कल को ये आदमी खुद हाथ मिलाने चल के आ सकता है। तो ट्रंप बिल्कुल वैसा ही रवैया अपनाते हुए चल रहे हैं फिलहाल अपनी जियोपॉलिटिक्स में। अब इसको थोड़ा और आगे इलॉबरेट करें अगर जी, तो आप ऑब्जर्व करिए तो इन्होंने जितनी बार भी ये कहा
कि मैं ईरान को अपनी तरफ लेकर आ रहा हूं, बातचीत के लिए मना रहा हूं, और अगले ही दिन वो गोला फोड़ देते हैं और फिर पाकिस्तान में बातचीत को खुद से एंडोर्स कर देते हैं। यानी लगने वालों को ये लगता है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। अब इसको थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। ठीक है। रिचर्ड निक्सन के टाइम पर सेम यही सब हो रहा था। 1971 का वॉर, जिसे हम याद रखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, और जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था उससे पहले एक साल और इवन 1969 से ही बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी ज्यादतियां पश्चिमी पाकिस्तानियों द्वारा की जा रही थी। दुनिया भर से डिमांड उठ रही थी कि साहब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो गया, मानवता का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पाकिस्तान पर प्रेशर किया जाए, प्रेशराइज किया जाए। तब रिचर्ड निक्सन ने बदले की भावना दिखाई और इनसे कहा कि एक काम करिए, आप लोगों के यहाँ पर जो भी हो रहा है, तब तक तो वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक था, बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ में एक बनकर रहूंगा। बोले ठीक है, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे ट्रंप बहुत से देशों के बारे में नहीं बोलते, कुछ भी चल रहा है नहीं बोलूंगा मैं। बदले में क्या चाहिए? बदले में आप चाइना के साथ मेरी बातचीत करवाएंगे। अब ये चाइना की कहानी भी थोड़ा आगे ले चलते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो चाइना अपने आप को विजेता के रूप में पेश किया, क्योंकि जापान हट चुका था, वहां से निकल चुका था। और जब जापान वहां से निकल चुका था और चाइना ने ये दिखाया कि देखो मैं तो एशिया का विजेता हूं, क्योंकि मैंने जापान को खदेड़ दिया, जबकि वास्तविकता में सब जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी की वजह से। और चाइना को फिर आपने यूएन के अंदर परमानेंट सीट दे दी। चाइना का ये जो रवैया बन रहा था, इससे उसे जियोपॉलिटिकल एक बहुत अच्छी इमेज मिलना शुरू हुई थी। लेकिन अमेरिका तब चाइना जो है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था। मतलब ताइवान का जो नाम था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना था और उसी को वो चाइना मानता था। बिल्कुल, इस वाले चाइना को कुछ मानता ही नहीं था। 1968 तक अमेरिका ने इसके साथ अपने रिलेशंस को बिल्कुल हाशिए पे रखा कि बात ही नहीं करनी, बात करनी है तो हमें ताइवान के साथ करनी है। लेकिन निक्सन धीरे धीरे ये समझने लगे थे कि चाइना ग्रो कर रहा है, और माओ का टाइम था उस समय। साम्यवाद का माओवाद रूप निकल के आ चुका था, वो रूप आ चुका था जो कि बात मनाने के लिए हथियार उठाने में बुराई नहीं मानता था, कि ठीक है अगर कुछ बात सीधे उंगली से नहीं निकल रही है तो उंगली टेढ़ी कर लेंगे। अमेरिका को यह समझ में आने लगा था कि खेल असल में आदमी नहीं करता, विचारधारा करती है, और उन्होंने माओ की विचारधारा के साथ समझने के लिए बातचीत करना जरूरी है, ये प्रेफर किया। अब लेकिन माओ से बात कौन कराए? ये बिल्कुल वैसे ही है कि किम जोंग उनसे बात करानी है तो कौन कराएगा? सही बात। तो माओ से बात कौन कराए? तो उस समय इन्होंने पाकिस्तान को चुना कि सुनो हम तुम्हारे यहाँ आते हैं। तो किसिंगर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आकर के फिर यहाँ से एक फ्लाइट रवाना होती है चाइना के लिए। उसमें किसिंगर के साथ चार चाइनीज बैठ के जाते हैं। उस समय के नाम भूल रहा हूं मैं उनके उप प्रधानमंत्री का, उनसे बातचीत होती है माओ के जो अंडर में काम कर रहे थे, और तय होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति माओ से मिलने जाएंगे। अच्छा, माओ के बारे में लोगों के दिमाग में तमाम प्रकार की बातें होती हैं। मैं जितना सुन पाया उनके बारे में, पढ़ते बहुत थे, और पढ़ने को लेकर के उनका ऐसा था कि खुद का एक रूम था जो पूरी तरह लाइब्रेरी था, और किताबों के माध्यम से वो पूरी दुनिया को समझते थे, लोगों के माध्यम से नहीं। जिसके बारे में जानना होता था बुक मांग लेते थे, घंटों पढ़ते थे, और पूरी दुनिया के लिए वहीं से निकल करके फिर जानकारियां देते थे। तय हुआ कि रिचर्ड निक्सन को मिलने जाना है। माओ को कन्विंस किया गया कि आपसे मिलने वो आएंगे। बोले ठीक है, बुलाइए। इसीलिए 1972 का हैंडशेक मूवमेंट आज विकिपीडिया पर पेज है, जिस समय निक्सन माओ से हाथ मिलाते हैं। अच्छा। और उस दिन जाकर के अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइना कहता है, और जो ताइवान है उसको ताइवान कहता है। और कहते हैं वहीं से अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी अपनाई कि अब चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं होंगे, एक चाइना होगा जिसका मुख्य नाम जो है आज जो बीजिंग वाला चाइना है उसका रहेगा, ताइपे वाला ताइवान रहेगा। वो तब का कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब वापस आते हैं पाकिस्तान की भूमिका और ट्रंप का नजरिया। अगर आप पूरा एज इट इज फॉलो करें तो आप देखिए क्या हो रहा है। जेडी वेंस को इस थर्सडे को पाकिस्तान आना था। अब किसिंगर से जोड़ते जाइएगा इन चीजों को। जेडी वेंस को थर्सडे को आना था। लोग, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, आगे से आगे लोग सब बातें पहुंचा लेते हैं, और आप जैसे हम जैसे लोग बैठ करके अब डॉट कनेक्ट करने लगते हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले सूचनाओं तक बहुत लिमिटेड लोगों का एक्सेस हुआ करता था। जेडी वेंस का आना कैंसिल होता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान, उधर से इजिप्ट, जिसको हाल ही में इज्जत दी है कि तुम्हारा राफा खाली करेंगे तो जगह यूज करेंगे, इजिप्ट, उधर से टर्की, नाटो वाला, तीनों लोग मिलकर बातचीत करते हैं। ट्रंप के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि सर हम ईरान के विदेश मंत्री को सूचना पहुंचा दिए हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। ये उन्होंने अरागची ने बोला भी कि हाँ भाई हमारे पास सूचना है, रीजनल ताकतें प्रयास कर रही हैं, लेकिन हम पार्टी नहीं है अभी तक इस बातचीत के। हो गया। आज ही के दिन इशाक डार चाइना रवाना हो रहे हैं।
मतलब आप प्लेलिस्ट देखिए, अब यहां से चाइना तक बात पहुंचेगी। और जो बिहाइंड द सीन है वो ये कि अब चाइना के पास जाकर के उसका उपयोग किया जाएगा ईरान को शांत कराने में, क्योंकि अमेरिका की बड़ी किरकिरी हो रही है दुनिया में, उसे वो सब करना पड़ रहा है जो अब तक नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही। रशिया के ऊपर से सैंक्शंस खोलने पड़ रहे हैं, क्यूबा के लिए तेल भेज देना पड़ रहा है, सब कुछ तो हो रहा है अब। तो ऐसे में से उसे अब चाइना की जरूरत आ पड़ी है कि भैया हल्के से तुम एंट्री करो, और पाकिस्तान फिर से दलाल बनकर आया। तो जो हमारे जयशंकर साहब बोले ना कि ये दलाल है, पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज किया उन्होंने, तो वो आज के लिए नहीं था, पाकिस्तान का इतिहास रहा है। अफगानिस्तान की अमेरिका से बात करानी हो, पाकिस्तान दलाल बना। ईरान और सऊदी की बात करानी हो, पाकिस्तान दलाल बना। दलाल से मतलब क्या होता है? एक होता है आर्बिट्रेटर, जो दोहा में बैठा कतर करता है, मतलब कतर में बैठा दोहा जो है वो आर्बिट्रेशन का केंद्र बना हुआ है। वो अपने हित नहीं रखता, वो जगह देता है आप लोगों को कि आओ और बात करो। पाकिस्तान अपने हित रखता है कि मैं बात तो करा दूंगा, ये चाहिएगा। तो कैसे उस नेगोशिएशन की पोजीशन में कैसे है? क्या है उसके पास ऐसा? मतलब वो तो खुद ही इकोनॉमी के स्तर पे खराब स्थिति है, कुछ भी तो नहीं है, तो वो क्या मांग देगा मतलब? ये और दुनिया क्यों जो है सुनी ना, जाएगी? यदि दुनिया को बहुत अच्छे से डिकोड करोगे ना, ये पूरा वर्ल्ड आज के समय पे ज्योग्राफी का शिकार है। मतलब दुनिया जो लड़ रही है वो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जिसकी वजह से वॉर होते हैं, अदरवाइज वॉर भी ना हो। जो सुपर पावर्स बनकर बैठी हैं वो ज्योग्राफी की वजह से बनकर बैठी हैं। अगर आप ज्योग्राफी के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को डिकोड कर पाएंगे। बिल्कुल सही। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया क्योंकि कोई पड़ोसी नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं कि ग्रीनलैंड से लेके पनामा तक मेरा होगा, यानी पूरा पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा होगा। थॉट क्या है? आइसोलेशन, कोई पड़ोसी नहीं, मैं पड़ोस में लड़ाई लड़ूंगा ही नहीं। आप सोचिए कि वो वेस्ट एशिया में लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका, लेकिन उन तक एक बम भी नहीं पहुंच पा रहा है। सही बात। और हम जहां देखो वहीं दुश्मनों से घिरे पड़े, जो नहीं है वहां पे विदेशी ताकतें एंट्री कराना चाहती हैं। इस बात को पाकिस्तान से अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको पाएंगे कि पाकिस्तान को इतनी अल्टीमेट लोकेशन मिली है। जैसे आप समझिए कि एक दूल्हे राजा करके फिल्म थी गोविंदा की, उसमें एक बड़ी होटल के सामने गोविंदा ने ढाबा लगाया हुआ था, और उस ढाबे ने पूरी होटल की खराब स्थिति बना के रखी थी। शायद आप कंटेक्स्ट को रिलेट कर पा रहे हो। पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तान की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, इसके जस्ट उत्तर में सोवियत रूस है, जो 1991 तक बिल्कुल गेट तक था। इवन 1979 में जब अफगानिस्तान में ही सोवियत रूस एंट्री कर गया था, तो बिल्कुल पाकिस्तान से बॉर्डर कौन लगा के बैठा था? सोवियत रूस। पाकिस्तान से बिल्कुल आज पीओके के माध्यम से, इवन 1947 से आज पीओके के माध्यम से चाइना जुड़ा हुआ है, जिनजियांग प्रोविंस के थ्रू सीपैक बना के बैठा है। बिल्कुल। आप सोचिए कि दुनिया के अंदर अगर वैश्विक ताकत अगर देखी जाए, मसल पावर देखेंगे तो आपको रशिया नजर आता है, और अमेरिका के बाद इकोनॉमिक ताकत अगर देखना है तो चाइना नजर आता है। इन दोनों के लिए ही आपके पास अगर कोई ऐसी दूल्हे राजा वाली दुकान हो तो वो कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान बदले में क्या लेता है? पाकिस्तान बदले में रहता है कि आप मेरी दुकान का इस्तेमाल करें, यहां पे बढ़िया दलाली करें, आकर बैठें, बदले में आप मेरी हमेशा इज्जत रखेंगे, आपको जो चाहिएगा मैं देता रहूंगा। 20 साल तक अफगानिस्तान के लिए अमेरिका को सारी सुविधाएं देने वाला पाकिस्तान था। आज की स्थिति भी अगर आप उठाकर देखें, 2021 तक की तो बात थी, आज की स्थिति में भी जब नूर खान की चर्चा आई, कहते हैं कि ट्रंप भारत विरोधी बने नूर खान के कारण। कहते हैं कि शायद अमेरिका ने कुछ अपने गुप्त हथियार वगैरह नूर खान बेस में छिपाए हुए हैं। नूर खान की लोकेशन निकालिए, बिल्कुल पीओके के बगल में आप पाएंगे। यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अमेरिका के पास जिसके लिए उसे केवल पैसे से ही काम चलाना पड़ता है। और अमेरिका जो खुद डॉलर छापता है, उस मतलब इकलौता इकोनॉमी की भाषा में कहें तो ऐसा देश जो डॉलर छाप के अमीर बनता है। अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि अगर करेंसी छाप रहे हो तो गरीबी की तरफ बढ़ोगे। वो कहता है मैं डॉलर छाप कर अमीर बन सकता हूं। उल्टा है। तो उसके लिए जो सबसे लीस्ट एफर्ट है वो क्या है? लो पकड़ो, बदले में मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो अब ये कैसे प्रूव होता है कि बदले में कुछ हुआ? आईएमएफ का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने परसों के दिन ही 1.2 बिलियन डॉलर की इनकी किश्त पाकिस्तानियों की जारी की है कि ये पकड़ो आईएमएफ का लोन, अब दाल रोटी खा लेना। तो पाकिस्तान को अगर डिकोड करना है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि निक्सन की प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आप चल रहे हैं, तो अब आप निक्सन को अगर समझ जाएंगे तो पाकिस्तान ट्रंप को भी समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने मैडमैन कहा उसे, क्योंकि निक्सन जो इंदिरा गांधी जी को
काफ़ी गंदे शब्दों से ट्रीट करते थे। भारत के प्रति उनका बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं था। पाकिस्तान के प्रति पूरी तरह से समर्थक थे। रशिया से नफरत करते थे। सेम सब कुछ ट्रंप के साथ है। लेकिन अपना नजरिया ऐसा बनाना कि मैं स्ट्रिक्ट हूं तो इतना स्ट्रिक्ट हूं कि मादुरो को यूं उठा ले जाऊंगा, आप मुझसे कैसी भी बात कर सकते हैं, मैं ये बयान दे सकता हूं और मैं खुश हूं, तो इतना खुश हूं कि 2 लोगों को कहते हैं ना कि तुझे यहां से उठा के वहां ले जाऊंगा। वो वेलकम फिल्म के अंदर नहीं सड़क से बना कि मुझे सड़क से ले जाके स्टार बना दूंगा। तो जब हम पाकिस्तान के मीडिएशन की बात कर ही रहे हैं, तो जब ये खबर आई तो उसके बाद बहुत सारा हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ भी आई कि भाई हम तो विश्वगुरु हैं, हम क्यों नहीं मीडिएशन करवा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं मीडिएशन करवा रहे हैं? देखिए, अगर सही मायने में दुनिया में थोड़ी बहुत कहीं डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं बची हुई, तो उसका सबसे पहला श्रेय जाता है यूरोप को। ठीक है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को फॉलो करने का, जो वो बोलते हैं वो फॉलो कर पाते हैं। यूरोप के बाद थोड़ा सा आप असर देखते हैं डेमोक्रेसी का कनाडा के अंदर, कि डेमोक्रेसी वहां वाइब्रेंट दिखती है, कभी कभार वो प्रेशर ग्रुप्स के फेवर में आती है। उसके बाद अगर आप देखें कि इतनी बड़ी आबादी, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा डाइवर्स आबादी है, उसको रखते हुए विधिवत रूप से हर 5 साल में चुनाव कराकर, चाहे पार्टी सेम रिपीट हो, चुनाव कराकर 140 करोड़ लोगों में आप बहुमत के साथ वापस आते हैं, तो उस देश में केवल कोई एक फैक्टर या कोई एक देश हावी नहीं हो सकता। ट्रू। तो अगर यह कहा जाए कि विश्व गुरु मध्यस्थ क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि विश्व गुरु को मध्यस्थ बनने के लिए इस देश में रहने वाली हर तबके के लिए बात सोचनी है। यहाँ शिया भी हैं तो यहाँ सुन्नी भी हैं, यहाँ इजराइल समर्थक भी हैं तो अमेरिका समर्थक भी हैं, यहाँ भारत समर्थक भी हैं तो भारत विरोधी भी हैं, यहाँ धर्म है, कास्ट है, क्रीड है, सब तो है। दुनिया का एक देश ऐसा निकाल के बता दो जिस देश ने इतनी ज्यादा असमानताओं को रखते हुए सफलताएं पाई। हमारे साथ में मीडिएशन तो छोड़िए, विश्व में हम स्टैंड भी इसलिए नहीं ले पाते किसी भी विषय के ऊपर, और नहीं भी ले पाएंगे। मतलब सही मायने में अगर किसी को कहना है कि यूएन कैसा हो तो भारत जैसा हो, कारण है ना, उसको सबको साथ लेके चलना है। आप नकल का हद मानकर देखें, भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय एक स्टेटमेंट दिया था, और वो था डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस, कि विश्व को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है शांति की, और उसे पाने के लिए डिप्लोमेसी करनी होगी और डायलॉग करना होगा। कल ही के दिन मैं जब अपना सेशन कर रहा था, उसमें दिखा रहा था बकायदा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है, डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू पीस आ सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिस आदमी की जिस देश की विदेश नीति भी कॉपीड हो और वो कहे कि मैं मध्यस्थ हूं, तो आप देखिए ना, नकल उसी की हो सकती है जो असली होता है। तो हमारी नकल कर रहे हैं, असल तो हम ही हैं। और जब भारत असल है तो भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभानी अगर कभी होगी तो वो बहुत फेयर नोट पर निभाएगा, पाकिस्तान की तरह नहीं कि कुछ ले दे के मामला से। तो क्या नुकसान भी है? मतलब एक पक्ष तो मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि अगर हम किसी भी तरीके से मध्यस्थ बनते हैं तो हमारे, क्योंकि तीनों से हित जुड़े हुए हैं, इजराइल से भी जुड़ा हुआ है, ईरान से भी जुड़ा हुआ है और यूएसए से भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें और उल्टा पड़ सकता है। नहीं, हम तो ट्रू एलिजिबल हैं मध्यस्थ होने के लिए। आपकी दोस्ती मेरे साथ भी है और आपकी दोस्ती उस व्यक्ति के साथ भी जिससे मेरी लड़ाई है, तब तो आप बेस्ट पर्सन हुए ना आर्बिट्रेटर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब उसी 3 देशों में एक आदमी ट्रंप जैसा बैठा हो जो आज बोलेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने तो मान लिया है आपकी सारी बातें, और कल जाकर के वो बम फोड़ देगा, तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तो इसीलिए आप सोचिए, ट्रंप जितने सुपर एक्टिव हुए, भारत के नेता उतने शांत हो गए। ट्रंप ने जब से सोशल मीडिया संभाला, भारत ने अपनी विदेश नीति में सिंपल कर दिया कि प्रभु तुम ही अनाउंस करो, हम मैसेज भी नहीं करेंगे कि तुमसे बात हुई है। सरगई गोर डालते हैं, बहुत बढ़िया, करते रहो। कारण है भाई, हम ट्रंप की तरह पगलाए हुए नेशन नहीं हो सकते ना, चाइना भी नहीं हो सकता। चाइना के शी जिनपिंग को कितनी बार सुन लिया आपने कुछ बोलते हुए, सब उसको डिकोड कर गए हैं। जो सफल है वो डिकोड कर गया है। देश चलाना जो समझ गया है उसको बोले इसको रखो भाई, 2 साल और काटना है केतु की तरह। अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि हमें तो ऐसा लगता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई यूएसए इतना बड़ा सुपर पावर, हर हिसाब से $34 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर चीज़ में लोग भी सेंसिबल होंगे कंपैरेटिवली, ऐसा लगता है। वो एक ऐसे, मतलब ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं, जिसकी प्रोसेस का कुछ समझ नहीं आ रहा, अंदाजा नहीं लग रहा है, कल वो क्या चाहता है, बिना प्लान के उतर गया है युद्ध लड़ने के लिए, तो वहां पर इसको लेकर के क्या, मतलब अभी तक लोग सड़कों पे आकर के ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो? ये मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। जिस दिन मैंने ये पगला गए हैं ट्रंप किया था, असल में ये थ्योरी थी, मैडमैन थ्योरी, इसलिए हमने ये वो लाइन लिखी थी।
उसी सेशन में हमने एक जानकारी दी थी, नो किंग प्रोटेस्ट। अमेरिका में हाल ही में 3100 जगह पर 90 लाख लोग सड़क पर उतर कर आए और उन्होंने ट्रंप के विरोध में ये प्रोटेस्ट किया कि हमें राजा नहीं चाहिए। वहां तानाशाही नहीं शब्द यूज हो रहा है, वहां राजा शब्द यूज हो रहा है। तो हमें नो किंग, अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो अमेरिका में हो रहा है। अब सवाल यह आता है कि हम ट्रंप को देखकर क्या अमेरिका को जज करना शुरू कर दें? क्योंकि असल में छिपा हुआ सप्लीमेंट्री सवाल तो यही है कि अमेरिकी ऐसे ही हैं क्या, जो ट्रंप जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकते हैं? तो इसको हमको दो बातों में समझना होगा। मैं अक्सर इस रेफरेंस को बहुत बार यूज करता हूं, तो उससे ट्रंप के समर्थकों के बारे में आप थोड़ा समझ पाएंगे। जब आपके अंदर अंध राष्ट्रभक्ति छाने लगती है, तब ट्रंप जैसे लोग निकल कर आते हैं। इसको आसान करते हैं। मान लीजिए कि कल को भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, हम समस्त भारतीय खुश होते हैं कि अच्छी बात है, हमारे हितों की बात है कि पहलगाम के अंदर आतंकी हमला करने वालों को हमने घुस के मार दिया। अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। अगर हम आतंकी नहीं पकड़ पाते हैं तो हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हम बिल्कुल कट टू कट चल रहे हैं। हाँ भाई, सरकार को ये करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। ये तो हुआ एक काम। लेकिन इसी बीच में आप एक चीज उठती हुई देखते हैं, पीओके को आज रात ले लिया गया। देश की नेशनल मीडिया खबर चला रही है कि पीओके में बस घुसने वाली है सेना, कराची अब कुछ पल दूर। ये अंध राष्ट्रभक्ति है, जब आप प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हट जाते हैं। यानी कि आप ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि युद्ध किसी कॉस्ट पर होता है। जब आप ये भूल जाते हैं कि आज देश अगर युद्ध में जाता है तो कितने लोगों के घर में चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। जब आपको हर बार केवल डोपामाइन में युद्ध जीतना तो खुशी देता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हुआ युद्ध मेरी थाली महंगी कर देता है। तो ये जब आप रेशनल होकर सोचना बंद करते हैं और बायोगॉटरी में चले जाते हैं कि भाई अब तो मैं ऐसा ही करूंगा, तो उससे ट्रंप जैसे लोग चेहरा बन के बाहर आते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आप लिंक कर पा रहे हैं, निमोनिक्स क्या है इसका? तो असल में इसको आप रिलेट करें तो पाएंगे कि ट्रंप को या अमेरिका को अब तक जिसने भी आंखें दिखाई, ट्रंप उन सबका जवाब देते जा रहे हैं। मादुरो वहां बैठ करके खूब चिल्लाया करते थे कि अमेरिका मैं ये कर दूंगा, अमेरिका मैं ये कर दूंगा। गए, ले आए, ला के रख दिए। अब मुझे ये बताओ कि अमेरिका में वो लोग जो ट्रंप जैसे लोगों को नहीं, देशभक्ति को चाहते हैं कि अमेरिका इतना पावरफुल होकर के भी इस व्यक्ति से कैसे गाली सुन पा रहा है, उसे कैसी फीलिंग होगी? उसका तो आपने आप मत दो उसको, अनाज कितना महंगा दोगे, दे लो, महंगाई पहुंचा लो, कितना ही टैरिफ लगा के महंगाई पहुंचा लो। टैरिफ तो उन्हीं के ऊपर पनिशमेंट है ना। सही बात है। हम तो अपने ऊपर पनिशमेंट देख रहे हैं, असल में तो अमेरिकी भुगत रहा है। स्टॉक मार्केट जिस तरह से खत्म हो रखा है, $1.5 ट्रिलियन साफ हुआ है इस वॉर टाइम में, लेकिन दर्द नहीं है। क्यों नहीं है? अरे साहब, मादुरो को उठा लिया। दूसरा, खमनेई पूरे टाइम बैठ के डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, खत्म, वाह ट्रंप वाह। तो आप सोचो ना कि उन लोगों के अंदर क्या भावना होगी। इसको अगर रिलेट करना है तो ऐसे समझो कि आज भारत के प्रधानमंत्री कैमरे पर आए और कहें हाफिज सईद नहीं रहे, दाऊद इब्राहिम खत्म, जुलूस निकलेंगे साहब, सेलिब्रेट होगा। तो ऐसे लोग तो सब जगह मिलेंगे। अब आते हैं कि इसकी कॉस्ट के बारे में सोचने वाले लोग, कि अगर आप कुछ भी इनिशिएट कर दिए तो उसके बाद की जो चीजें सोचने वाले। आप टैरिफ लगाकर अमेरिका को ग्रेट बना दूंगा, दीवार बनाकर मैक्सिको से इन्फिल्ट्रेशन रोक दूंगा, अपने दुश्मन जहां भी हो उन सब के अंदर भय होना चाहिए, मैडमैन, भय होना चाहिए। आप क्या नहीं सोच रहे? रिपरकशंस, अमेरिका की 250 साल की विरासत। दुनिया में अगर लोकतंत्र शब्द को किसी देश ने बेचा तो अमेरिका था। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से बहुत समय से रहते आए, जनता को हम हमेशा सुनते आए। हमारी राजशाही में भी लोकतंत्र को अपनाया गया है। बहुत बार ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां जनता की राय जानने के लिए राजा बाहर निकलता था। सही बात है। छुपकर सुन के आता था कि जनता चाहती क्या है। लेकिन वहां क्या हो रहा है? वहां अमेरिका ने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी नाम का एक सॉफ्टवेयर बेचा कि अगर तुम यहां पर नहीं लाए करते हो तो तुम बेकार हो। जबकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां ऑटोक्रेसी है, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाइना राजशाही है जहां पर आप गल्फ को उठा के देखें, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस रेशो अमेरिका ने स्टैब्लिश किया कि डेमोक्रेसी का सक्सेस रेशो बहुत ऊपर है और दुनिया को डेमोक्रेसी अपनानी चाहिए। नहीं अपनाओगे तो मैं सैंक्शन लगाऊंगा, रीसेट कर दूंगा। मैं डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी करूंगा, अपना आदमी बिठा दूंगा। और वो अपना आदमी बिठाने के लिए उसको एक पावर मिल गई कि दुनिया में बेस्ट क्या है, बोले डेमोक्रेसी। जब आप डेमोक्रेसी अभी बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ट्रंप जिस तरीके का रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो डिक्टेटर रवैया है। ट्रंप डिक्टेटर नहीं है, मतलब तो इससे आगे भी प्रिडिक्ट कर पाता हूँ समटाइम्स।
प्रेडिक्ट तो नहीं कहूंगा, ट्रंप को डिकोड कर पाता हूं कई बार, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ट्रंप राष्ट्रपति का इलेक्शन ही ना होने दें, कहें कि जब तक जिंदा हूं मैं राष्ट्रपति हूं और मैं नहीं छोड़ रहा सीट को। अमेरिका को अभी वर्स्ट देखना बाकी है। पिछले इलेक्शन में जो कैपिटल हिल पर हिंसा हुई थी जो आपने देखी, वो अमेरिका के इतिहास में एक छोटा धब्बा कहलाएगी, फिर बड़ा धब्बा आना बाकी है। इनका अगर आप सनक देखें वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस आदमी में डर खत्म हो जाता है, अपने कहावत है, अपने लोकोक्तियों में भी यूज किया जाता है इस शब्द को, कि जिस व्यक्ति के पास भय खत्म हो गया उसका फिर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके पास शर्म खत्म हो चुकी है, आपका नाम पॉर्न स्टार से जुड़ता है, आपको शर्म नहीं आती, आपको एप्स्टीन फाइल में आपका नाम हजारों बार आता है, आपको शर्म नहीं आती, आपको खुलेआम ये कहने में शर्म नहीं आती कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे सेक्स पर बात कर सकते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है। बोला, मतलब आप सऊदी के क्राउन प्रिंस, जिनकी इतनी मुस्लिम वर्ल्ड में इज्जत थी, OIC नेशंस उन्हें अपना लीडर मानकर जिद्दा में बैठते थे कि साहब आप ही हैं सब कुछ, उनके बारे में बोलते हैं कि ही लिक माई एस। तो ये आप समझ रहे हैं कि आपने भय खत्म कर दिया अपने अंदर से। तो जब दुनिया का भय खत्म हो गया तो क्या आप अपने लोगों के लिए जिम्मेदार होंगे? लोकतंत्र क्या देता है? अकाउंटेबिलिटी। ट्रू। आपने अकाउंटेबिलिटी तो पहले वर्ड से खत्म कराई, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दी वर्ड। जो आदमी दुनिया के लिए अकाउंटेबल नहीं है वो घर के लिए अकाउंटेबल होगा? क्या आपको लगता है दुनिया में आतंक मचाने वाला व्यक्ति घर में शांति से रहता होगा? तो ये मेरा सोचना है। मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जर्नलिस्ट जब सामने सवाल पूछ रहे हैं तो बोलते हैं यू आर फेक न्यूज। तुम में मैंने लास्ट 10 साल में हंसते हुए नहीं देखा। हाँ। मतलब वो तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या ये इंसान क्या कर रहा है। आप सोचें कि ये हाल हमारे देश में अगर हो जाए तो आप फिर क्या कहेंगे? आप डेमोक्रेसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी फिर भारत की कहाँ रखेंगे आप? तो मतलब हमारा तो पायदान ही बहुत ऊपर होना चाहिए। नहीं, और तब हो सकता है यही ट्रंप आकर के बोलें कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आप सोचिए ना कि किसी देश का प्रधान राष्ट्रपति CNN जैसे एक न्यूज चैनल को ये कह दे रहा है तुम फेक न्यूज हो, और वो CNN ईरान में एंट्री करके वहां से लाइव दिखा रहा है कि देखो ये दिक्कत हो गई है, इजराइल में एंट्री करके दिखा रहा है देखो ये दिक्कत हो गई है। आपकी खबरों को आप, तो मतलब ये समझने वाली बात है कि आप जिसको पैमाना मान रहे हैं वो पैमाना गर्त में जा चुका है, तो फिर पैमाना कहाँ स्थापित होगा? आपने सर यूनाइटेड नेशंस का नाम लिया, मुझे वर्स्ट इसलिए नज़र आ रहा है ये सब जो भी हो रहा है इसको देखने के बाद, कि अब जिस दिशा में ये दुनिया जाएगी, ये युद्ध खत्म भी हो जाए अगर, और न्यूक्लियर हमले नहीं हुए, बच गए हम लोग तो भी जिस दिशा में जाएगा ये बड़ा खतरनाक है। आपने यूनाइटेड नेशंस की बात की। यूनाइटेड नेशंस तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को नहीं, भूत का एक डर हम दिखाते रहते थे, फिर एक दिन उस बच्चे को पता चल गया अरे भूत तो होता ही नहीं। इसको ना मैं, चूंकि मैं पुलिस में रहा हूं तो मुझे ये एहसास है कि अपराध वो व्यक्ति ज्यादा करता है जो आदतन हो गया है। वन टाइम अपराधी होना और उसी अपराधी का दोबारा होना, अगर इनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पाएंगे जो पहले जेल जा चुका है वो अपराध करता हुआ फिर आपको पाया जाएगा। उसको हिस्ट्री सीटर कह के हम अपनी लिस्ट में अलग से रखते हैं कि यार इसकी तो हिस्ट्री है बनी हुई, शीट बनी हुई है। हिस्ट्री सीटर मतलब इसकी हिस्ट्री की शीट है, तो ये पहले भी अपराधी था, अब भी अपराधी और बाद में भी अपराधी हो सकता है। चांसेस बहुत कम है। लोगों ने इस दौर में क्या किया कि देखिए जब फर्स्ट टाइम क्राइम होता है तो जेल का डर होता है, बिल्कुल, लेकिन जिसको जेल हो गई अपराध करने के बाद, उसको ना समाज का डर खत्म हो गया। ट्रू। जेल क्या कर रहा है? जेल आपके मतलब अभिव्यक्ति की आजादी को, आपके एक्सप्रेशंस को, उन सबको तो प्रतिबंधित कर ही रहा है, लेकिन समाज से आपको आइसोलेट करके साइड में डाल दे रहा है। और समाज की नजर में आप जहां भी थे वहां से बिल्कुल गर्त में आ गए। उसके बाद निकला हुआ व्यक्ति फिर अपराध करने को ही अपना पेशा मान लेता है। सही बात है, डर ही खत्म हो गया उसको। मैं शराब के उसमें था कि मुझे शराब और ड्रग्स की स्मगलिंग रोकनी होती थी, तो हम जब भी उनके खाते खुलवाते थे निकलता था कि भाई देखना ये आदमी कौन है। बोले सर ये तो पहले भी बंद हो चुका है। तो उसने वो अपराध पकड़ लिया कि अब तो मैं यही करूंगा। अब जहां बात UN की आती है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में अब तक UN पर भरोसा था। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में अब तक रशिया पर भरोसा था। ये सारे भरोसे इस पिछले 3 साल में टूट गए। UN अप्रासंगिक रहा इजराइल गाजा वॉर में पूरी तरह से। रशिया यूक्रेन में चूंकि अमेरिका खड़ा था UN के साथ कि चलो मैं सैंक्शन खेलूंगा, इसके खिलाफ कुछ बातें जारी कर दूंगा, तो वहां खड़ा रहा। आज की जो स्थिति है UN को पूछा ही नहीं गया। यही कारण है कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस लेकर आए। उन्होंने कहा जब UN है ही नहीं, UN में वो होता है जो मैं कहता हूं, तो मैं मेरा UN बनाऊंगा। मैं इन लोगों के 5 लोगों के वीटो की भी जरूरत क्यों महसूस करूं?
सारे फैसले तो मैं करता हूं ना। तो ट्रंप का ये नजरिया गलत नहीं है उनके देश के लिए कि भाई मैं जब इस पूरी दुनिया में मेरे कहे अनुसार चीजें हो रही हैं तो यूएन की जरूरत क्या है, अप्रासंगिक है। डब्ल्यूटीओ की जरूरत क्या है, जब टैरिफ मैं पूरी दुनिया पर लगाता हूं। डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया गया था कि भाई पूरी तरह से ट्रेड बैरियर हटा के लोग व्यापार करें, मुक्त व्यापार करें, फ्री ट्रेड करें। डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता खत्म, यूएन की प्रासंगिकता खत्म। डिसाइड कौन कर रहा है, अमेरिका। अमेरिका ने इस बार एक कदम और आगे चल दिया। अब तक ये सब बिहाइंड द सीन था, लोग बोलते थे तो लगता था कि यार इंटेलिजेंट आदमी है, डिकोड कर गया कि अमेरिका क्या कर रहा है। उसने कहा कि सुनो मैं सबके सामने हूं, मैं ऐसा ही हूं। यूरोप के अंदर बैठकर जिनेवा कॉन्फ्रेंस में उनके गृह मंत्री और उनके उपराष्ट्रपति खुलेआम यूरोपियंस को एक लाइन बोलते हैं कि तुम लोग जो दुनिया भर के ऊपर से शासन छोड़कर चले आए, असल में तुम डरपोक थे, तुम साम्यवाद की उस लहर से डर गए थे। हम होते तो ऐसा नहीं करते। मतलब आप देशों पे कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने आप को व्हाइट हाउस के लेटर पे लिखवा के दिया कि अब वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति ट्रंप। स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेट ऑफ ट्रंप। क्यूबा का नया राष्ट्रपति ट्रंप। कनाडा ट्रंप 51वां राज्य, ग्रीनलैंड ट्रंप। तो अब आप समझिए कि असल में अगर आप और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि अमेरिका अमेरिकियों का है नहीं। असल में ये ऐसे है कि एक बस थी, उस बस में कुछ सवारियां पहले चढ़ गई और अगली सवारी को आने के बाद कह रहे हैं कि तुम सवारी ज्यादा आ गई हो, उतरो। अमेरिका पूरी तरह से माइग्रेंट से बना हुआ देश है, एक आइलैंड समझिए जिसमें जाके लोग रहने लगे। जो पहले पहुंच गए उन्होंने कहा कि अब बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। आप सोचिए जिस मार्को रूबियो को हम मतलब ट्रंप का सबसे करीबी मानते हैं, वो क्यूबा का है। क्यूबा से बदला वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके माँ बाप को कभी क्यूबा वालों ने निकाल दिया था। क्रेजी। इनके जो मार्को रूबियो के पेरेंट्स हैं, मार्को रूबियो के पैदा होने के बाद उन्हें वहां की नागरिकता मिली है। क्योंकि बच्चा अमेरिका का कानून है, पैदा हो गया तो पैदा होने के बाद उसे नागरिकता मिलेगी, तो पेरेंट्स को नेचुरलाइजेशन से नागरिकता मिलेगी। तो वो अपने बाप का बदला लेने निकला हुआ। अग्निपथ मूवी बन रही है कि मेरे बाप को इन्होंने बाहर निकाला था, अब मैं बदला लेने चल रहा हूं। तो वो क्यूबा के ऊपर पूरी तरफ से 3 महीने से क्यूबा के हाल, अभी तस्वीर निकल के आई थी, टीआरटी की तस्वीरें देख रहा था। हाल ये है क्यूबा के कि सड़कों पर कचरों के अंबार लगे हैं। कचरा उठाने वाला ट्रक डीजल के बिना खड़ा है। 90% तेल आयात करने वाला देश 3 महीने से तेल के बिना बैठा है। दुनिया में जहां संघर्ष चल रहा है वो दिख रहा है। एक देश को भूखा मारने के लिए विमर्श कर दिया अमेरिका ने। और सोचिए ये उन लोगों को जो बैठ करके अपने प्रिविलेज में बोलते हैं कि युद्ध लड़ लो, अरे होना चाहिए, बम पटक दो, ये कर दो, वो कर दो, खत्म कर दो। उनको ये देखना चाहिए कि इसकी कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है। एग्जैक्टली। हम सबके लिए लर्निंग होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ वॉर होती क्या है। सर वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी ना फटी हो बिराई। हम भारतवासी बहुत कंफर्ट जोन में बैठकर दुनिया को अभी एज ए स्पेक्टेटर देख रहे हैं। आज जो हालात हैं, आज भारत सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा करके अपने घरों तक पेट्रोल डीजल सस्ता पहुंचाया। आप ये समझिए कि भारत सरकार फिलहाल काम ऐसे कर रही है, मतलब ये हो सकता है कि सरकार के प्रमोशन में लाइन लगे, लेकिन समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की भूमिका एक उस फादर की तरह होती है जो पूरे दुनिया के अंदर संघर्ष करके अपने बच्चों का घर भरता है, बच्चों को खुश रखता है, संघर्ष करता है, कहीं जलालत झेलता है, कहीं बातचीत करता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं खुददारी रखता है तो कहीं झुकता है, और फाइनली अपने बच्चों के सामने हीरो बनकर लौटता है। आज स्थिति देखिए ना सर, दुनिया पिछले 4-5 साल से युद्ध में चल रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध चला, इंडिया ने तेल खरीदा, कहकर खरीदा कि भैया दुनिया में अगर हम नहीं खरीदेंगे दिक्कत हो जाएगी। यही बात प्रूव भी हुई ना, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत ने फिर से रशिया से तेल खरीदा। अमेरिका खुद कहने आया कि इंडिया खरीदेगा तो दुनिया में कीमतें स्थिर रहेंगी। ये तो विश्व के लिए हुआ, भारत के लिए बताइए ना, पिछले 5 सालों में तेल की कीमतों में कितना इजाफा देखते हैं आप? कंपैरेटिवली कम। तेल की कीमत में हुई वृद्धि जीडीपी के ऊपर 0.6% का सीधा डेंट देती है। मतलब 10 रुपए अगर एक्साइज ड्यूटी ना हटाई जाए तो ग्रोथ रेट घट जाएगी, महंगाई बढ़ने लगेगी। तो आप समझ कर देखिए कि आप उन चीजों को पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि दिक्कत है, सत्य है कि संकट है। सरकार बोल रही है कोरोना से बड़ा संकट है भाई, और अगर ये लंबा खिंचा तो वाकई में बड़ा संकट होगा। सही बात। लेकिन ये कब तक, जब तक आपको एहसास नहीं कराया जा रहा है। सोचिए ना, आपने जिन्हें वोट देकर के सरकार में बिठाया है वो हाथ खड़ा करके खड़े हो जाएंगे, सॉरी हमारा नहीं है। अब तो पूरी दुनिया को इस तरह के डिस्कशंस, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल, आजकल इलेक्शंस की चर्चा नहीं हुई, वॉर की चर्चा चल रही है। इस देश में जो कभी इलेक्शन सबसे ज़्यादा व्यूड
एपिसोड हुआ करता था, आज इलेक्शन 5 राज्यों में है, चर्चा ही नहीं बटोर पा रहा है। 30 दिन से मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीआरपी पे चल रही है वो पूरे टाइम वॉर को कवर कर रही है। इसका मतलब अपडेट तो हर व्यक्ति है, बस प्रधानमंत्री जी को एक दिन आना है और कहना है भाइयों बहनों 8 बजे बस। इसलिए खैर आपने क्यूबा का जिक्र किया और एक पैटर्न ये देखा जा रहा था कि इस साल की शुरुआत से जिस तरीके से ट्रंप ने अपना रवैया दिखाया, अपनी इमेज, उसमें उन्होंने वेनेजुएला से शुरुआत की, फिर ईरान तक पहुंचे, अभी वो बोल भी रहे हैं कि अब अगला टारगेट मेरा क्यूबा है। क्यूबा हो चुका है, पूरा अनाउंस करना बाकी है, टारगेट नहीं है। उसके राष्ट्रपति पूरी मुरीद करके बैठे हुए हैं कि सर बातचीत कर लीजिए, वो कह रहा मैं बिजी हूँ, गोल्फ कोर्स बनाना है तुम्हारे क्यूबा में आकर के, सोच रहा हूँ कब बनाए, गोल्फ का ग्राउंड सोच रहा हूँ बनाने की। क्यूबा खत्म हो चुका है साहब। क्यूबा के हालात अगर आप मतलब इस दौर में चर्चा ही नहीं कर पा रहा है कोई देश, क्योंकि न्यूज़ नहीं बटोर पा रहा है कोई कि क्यूबा में हो क्या रहा है, बुरे हालात हैं क्यूबा में। हमने कल सेशन किया है क्यूबा के ऊपर, बहुत बेकार हालात। क्या स्थिति है? आप सोचिए 3 साल से, जिस 3 महीने से हुआ ये ना, थोड़ा सा इसको समझाते हैं ना। क्या था कि मादुरो जो है ना, थोड़ा सा और चलते हैं। क्यूबा की इकोनॉमी जो है उसमें तेल का इंपोर्ट पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, और वो 90% तक अपना इंपोर्ट करते हैं, 45% करते हैं मैक्सिको से, 33% करते हैं वेनेजुएला से, रेस्ट बाकी और कंट्रीज से करते हैं। अमेरिका को ये पता था कि क्यूबा अमेरिका के विरोध में इसीलिए बोल पाता है। अगर जोग्राफिकली आप देखेंगे तो बिल्कुल अमेरिका के उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर पर क्यूबा बैठा हुआ है। तो क्यूबा हमेशा से हूल देता आता था, क्योंकि पीछे वेनेजुएला खड़ा था, साथ में रशिया खड़ा था, अमेरिका को हमेशा चमकाता था। क्यूबन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन टाइटल है ऑलरेडी। वेनेजुएला अपनी तरफ से इन्हें ऑयल जब भेजता था, बदले में क्यूबा से फोर्स मांगता था। अच्छा, मादुरो को अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं था, तो उसका जो बिल्कुल क्लोज सर्कल था जो मादुरो की रक्षा करता था, वो क्यूबन फोर्सेस के लोग थे। तो दोनों का गिव एंड टेक रिलेशन था कि भैया सुनो, तुम अपने आदमी भेजो, हम तुम्हें तेल देंगे। कुछ इस प्रकार से इन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया हुआ था। ट्रंप ने जब वेनेजुएला को इस तरीके से, मतलब मादुरो को जब एब्डक्ट किया वहां से, तो उससे पहले ट्रंप ने क्या तरीका अपनाया था कि वेनेजुएला का पूरा सी कोस्ट जो था उसको वैसे ही घेर लिया था जैसे इजराइल ने गाजा को घेर रखा है। जैसे गाजा को आपने अगर मैप पे देखा होगा तो गाजा के जस्ट सामने मेडिटेरेनियन सी है, मतलब गाजा के पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी है, लेकिन उस सी से कोई भी जहाज गाजा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पूरा इजराइल ने पानी रोक रखा है। जहाज अपने खड़े हैं, कोई जहाज अंदर नहीं जाएगा। आपको याद होगा वो जो लड़की है ग्रेटा थनबर्ग, वो आने का प्रयास कर रही थी, तो वो क्या दिक्कत हुई थी, अरेस्ट हो गई थी। ऐसे ही वेनेजुएला को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर दिया कि जहाज के लिए तुम्हारा रास्ता ही नहीं खोलेंगे हम। तो तेल बेचना बंद हुआ। तो मादुरो के लिए इन्होंने जो ब्लॉकेड खड़ा किया 2-3 महीने तक, तो क्यूबा तक तेल पहुंचना बाधित होना शुरू हुआ। क्यूबा के पास 33% तेल की आपूर्ति बाधित हुई। लेकिन मैक्सिको उस समय बड़ा प्लेयर बन के आया, वैसे ही राइवलरी चल रही थी, उसने 45 से बढ़ा के ज़्यादा तेल दे दिया कि लो बेटा हमसे ले लो, तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब क्या होता है, ट्रंप जैसे ही मादुरो को हटाते हैं, दुनिया में एकदम लीडर बन के आते हैं कि लो विरोध खत्म, वेनेजुएला का बाजार ऊपर चला गया, दुनिया खुश है, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। सही मायने में दुनिया ने उसे पॉजिटिव भी लिया, बहुत से देश खुश हुए कि अब चलो एक देश सुधरेगा, इस तरह से उस चीज को लिया गया। इंडिया के अंदर यार ऑयल कंपनीज के स्टॉक बढ़ गए, ठीक है। अब क्या होता है, मादुरो के हटते ही ट्रंप ने ये ब्लॉकेड वहां से जहाज हटाए और क्यूबा पे खड़े करवा दिए कि अब कोई इसे तेल नहीं भेजेगा। अब वेनेजुएला तो हमारा हुआ ना, तो वेनेजुएला से तेल आएगा। फिर उन्होंने 29 जनवरी के दिन एक आदेश पारित किया और कहा कि कोई भी देश अगर क्यूबा को तेल भेजेगा वो टैरिफ का भागीदार होगा। अच्छा साहब, 1 फरवरी से क्यूबा के पास ऑयल सप्लाई पूरी तरह बंद, मैक्सिको ने 0 सप्लाई कर दी पूरी तरह से, क्योंकि इनके जब भारत जैसे देश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इतने कम बने हुए हैं, दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज कहती हैं कि हर देश के पास 90 दिन का एटलीस्ट स्टॉक होना चाहिए। ये तो अच्छा है कि हमारे पास रिफाइनरीज हैं तो उनके पास स्टॉक्स बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारे देश स्टॉक हैंडल नहीं कर पाते, तो वो एनी टाइम जहाज चलता रहता है, आता रहता है, तेल आना बंद हुआ। 15 दिन के भीतर 2 बार नेशनल ब्लैकआउट हो गया। रशिया ने भी तेल नहीं भेजा। रशिया इस समय जिस तरह से रह गया, असल में रशिया की पूरी पावर को अमेरिका ने खत्म कर दिया। जो एक रशिया का साथ था ना, वो इस दुनिया ने बशर अल असद के जाने के बाद से महसूस किया। जब बशर अल असद सीरिया में नहीं बचे, तब समझ में आया कि यार पुतिन, आप उनको अपने पास बुला लिए, आप चाहते तो रशियन सैनिकों को वहीं भेजकर, क्योंकि सीरिया में लंबे समय तक रशियन सैनिक रहे हैं और अभी तक थे, तो आप चाहते तो रोक सकते थे ना, अल शरा को रोक सकते थे, बशर अल असद को सरकार दिला सकते थे,
रशिया अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यूक्रेन ने इनके सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। रशिया यहां नहीं रोक पाया, उधर मादुरो जो उठने से पहले, यानी जब उनका एब्डक्शन हो रहा था उससे 1 महीने पहले तक पुतिन से एग्रीमेंट करके आए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके आए कि साहब मुझे बचाने आओगे ना? अरे बोले हम खड़े हैं पीछे। तो पीछे ही खड़े रह गए, वो चले गए। क्यूबा जो पिछली बार सोवियत रूस के टाइम पर इतना पावरफुल हो गया था कि अमेरिका ने अनाउंस कर दिया था, राष्ट्रपति अनाउंस कर दिए थे कि हमारे ऊपर किसी भी समय मिसाइल हमला हो सकता है। आज उस क्यूबा पर 3 महीने से हालात खराब है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया आ नहीं रहा है। अपडेट यह है कि 30 मार्च के दिन रशिया के 2 तेल के जहाज क्यूबा पहुंचे। अच्छा। तो लोगों को लगा कि वाह, ये तो मतलब रशिया फिर से जिंदा हो गया। फिर जब डिग डाउन किया गया तो पता चला 17 मार्च को तो ट्रंप ने कहा ही था कि रशिया का तेल खरीद सकते हो। तो दुनिया भर से रशिया का तेल का वो हटाया था, तो रशिया ने कहा साहब मैं भेज दूं, बोले हाँ भेज दो। तो 2 टैंकर आज्ञा से ट्रंप। तो स्थिति ये है कि क्यूबा का क्राइसिस डिस्कस भले ही ना हो रहा हो, हालत बहुत खराब कर दी। और अगर आप उसको थोड़ी देर भी मंथन करने बैठोगे तो आपको ये लगने लगेगा कि क्या वाकई में किसी देश का सर्वाइवल बचा है? क्या कोई देश अब कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं? या वो जो साम्राज्यवाद जो था वो कब्जे की तरह से हो गया? जैसे पहले हम सुनते थे ना कि आक्रमण भारत पर हुए तो कोई भी आया और बहुत रूथलेसली आपके पास अटैक करके आपका कंट्रोल कर ले गया। अमेरिका वही तो कर रहा है। आपको जब ये फर्क नहीं पड़ रहा, आप सोचकर देखें कि ये तो सच है ना कि ईरान में आपने जहां गोला गिराया वह बच्चियां मरी, आपकी टॉमहॉक मिसाइल जिसको आप इतना बढ़ा चढ़ा के बेचते हैं वो मिसफायर हुई। क्या लिया आपने फैसला? अभी तक चर्चा ही नहीं है। मीडिया कवर करते हैं वो लोग, खुद की कवरेज है उनकी, न्यूज वो सुनिश्चित करते हैं। आप और हम जो बात कर रहे हैं वो कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ पे गोदी मीडिया कहा जाता है। अरे सर, लोगों ने देखा नहीं है। जब खामनेई को मारा गया तो उसके बाद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि लोगों ने कहा कि छापा किसने है, किसके हवाले से छपा है? ये बीबीसी छाप रहा है, रॉयटर्स छाप रहा है, या CNN छाप रहा है? कौन लिख रहा है ये बात? ये फॉक्स छाप रहा है। सोचिए आप कि वो मीडिया ट्रस्ट पैन दुनिया चला गया है। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है। मतलब अभी आप और हम बैठ करके बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। मैं अक्सर जब हमारा चैनल का नाम रखा ना हमने, अंकित इंस्पायर्स इंडिया, उसके पीछे का कारण यही था। तो ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है मेरा, ग्रो बहुत अच्छा किया है, और ग्रो बहुत अल्टीमेट किया है। मिलियंस में व्यूज़ चलते हैं एनी डे। कारण क्या है? भारतीयों को यह एहसास कराना कि सुनो तुम बहुत अभी अच्छी जगह बैठे हो। ये दुनिया में जो भी तुम्हें अच्छा दिख रहा था ना, वो सच में अच्छा नहीं था। तुम्हें जिन चीज़ों की दिक्कत हो रही है वो वैसी वाली बात है कि मैंने अपनी पत्नी को ला करके एक 9 लाख का हार पहनाया, थोड़े दिन बाद कहती है कि यार सुनो ना, रैशेस हो रहे हैं, इसको खोल दूं क्या? ये बिल्कुल वैसी स्थिति है। तय है सरकार को अपनी चीज़ें चलाने के लिए बहुत से लोगों के खिलाफ। और देखिए, शासन जब चलता है तो गांधी जी की एक बहुत अच्छी लाइन है ना कि पुलिस अगर शासन के साथ खड़ी है तो फिर आप डेमोक्रेसी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सही मायने में डेमोक्रेसी स्थापित करनी तो जैसे नॉर्वे वगैरह, डेनमार्क के अंदर है कि आपको इतना ओपन रखना रखेगा, राइट टू रिकॉल हो लोगों के पास कि यार ये आदमी अच्छा नहीं, हटाओ यार इसको। तो ये सही है। पुलिस जब जब शासन में आएगी तब तब आपके ऊपर डंडे के जोर से शासन चलाया जाएगा। करा है हमारे साथ, हमारे देश में किया गया। कोरोना के समय जो फोर्स लॉकडाउन था कि घर से बाहर नहीं निकलोगे तो पुलिस मारेगी, मार ही रही थी। लेकिन हाँ, इतने बड़े देश में इतनी सारे चैलेंजेस हैं कि आपको अगर समझाने निकलेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर डंडे के दम से रोका गया। अदरवाइज समझदारी तो आपको लिख कर बोर्ड पे दी हुई है कि गाड़ी इतने सीमा पर चलाएं, रेड बत्ती क्रॉस ना करें, हेलमेट पहने। आप मान नहीं रहे हो ना। जीरो सिविक सेंस है। जो सिविक सेंस है तो पुलिस खड़ी है। सही बात है। तो अभी इस वॉर का जो अगला पड़ाव जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि भाई अगर ट्रूप्स ऑन लैंड पहुँचे तो पहली बात तो इसकी संभावना कितनी है कि ज़मीन पे पहुंचकर अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी फोर्सेस ईरान में हमला करें। लेकिन ईरान भी अपनी तरफ से कह रहा है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए, हमारे सैनिक इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको मारेंगे। ऐसे तो खमने के टाइम पे भी कर ही रहे थे, लारीजानी के टाइम पे भी कर ही रहे थे। ईरान तो खुद इनवाइट करता है, आओ हमें मारो। अमेरिका मोटिवेट हो जाता है कि लो मार दिया, अब और मारो, बोले मार दिया। वो क्लास के अंदर वो बच्चा नहीं होता टीचर के सामने जो एक बार बातों में उलझ जाता है और फिर टीचर कहता है मारेंगे हम तुम्हें, बोले एक थप्पड़ मार लो और मारो, मारेंगे हम तुम्हें और मारो। अब जान थोड़ी ना ले लोगे उसकी। तो ईरान का वो हाल है, मारो, पहली लाइन बोले ख़त्म, दूसरी लाइन बोले ख़त्म, तीसरी लाइन बोले लो ख़त्म, और मारो हमें। अरे तो क्या जो 10-20 करोड़ लोग हैं सबको थोड़ी मार दोगे? ईरान अब उस मोड पे चला गया है।
इसीलिए चर्चा यही हो रही है कि एक्सट्रीम डेंट पहुंचा करके अब ईरान को रोका जा सकता है। देखिए, ईरान वॉर अब उस फेज में पहुंच गया है जिसे आपको अगर कंट्रोल करना है, मतलब ईरान को अगर कंट्रोल करना है, तो इसके लिए ये जो छुटपुट रोज 2-4 बम फटा के फट गए, इससे कुछ नहीं होगा। आप रोज कह दो हमने नेवल चीफ मार दिया, हमने वो मार दिया, उनके पास पूरा मौज़ेक सिस्टम है, उन्होंने सबके नीचे 4 खड़े कर रखे हैं। मुकुल के पीछे 4 मुकुल और हैं कि भैया ठीक है मुकुल भाई, अगर आप नहीं खड़े हो तो हम कर लेते हैं लो इंटरव्यू। लेकिन इस पूरे सिस्टम में अगर आपने उस मोटिवेशन को मार दिया कि युद्ध लड़ना क्यों है, तो अब अमेरिका उसकी प्लानिंग कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से व्हाइट हाउस के जो ट्वीट्स हैं, अगर आप उसको मतलब डिकोड करने का ट्राई करेंगे तो कुछ वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं इस्फहान में बड़े बम धमाके की, लेकिन प्लान क्या हो सकता है? तो 2 बड़े प्लान हैं। ईरान का 90% तेल जिस टिपो से बिकता है उसका नाम है खर्ग आइलैंड। तो या तो खर्ग आइलैंड के ऊपर जमीन पर, क्योंकि ऑलरेडी मेनलैंड ईरान से वो 25 किलोमीटर दूर है, समुद्र के बीच में है, और नेवल पावर तो आप जानते ही हैं अमेरिका बढ़िया है, तो पूरी तरह से खर्ग आइलैंड को घुमाया, पकड़ा और उठाकर कब्जा कर लिया। एक तरीका ये बचता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर शुरू की जाए। मतलब एक ऐसा धमाका कि फजाइल मटेरियल, जो न्यूक्लियर पदार्थ जो है वो ईरान का ही रहे और उसे वहीं फोड़ दिया जाए। तो अमेरिका पर ब्लेम भी नहीं आया और उसको वहीं के वहीं फोड़कर ईरानियंस को बुरा नुकसान पहुंचा दिया। इतना तो सबको पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है। मतलब ये वो हाल नहीं है इराक वाला कि केमिकल वेपन के नाम पर इराक में सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ। नहीं, ईरान के पास है, वो खुद मानता है। और जब वो खुद मानता है तो ऐसे में उसी न्यूक्लियर मटेरियल को वहीं खत्म करा जाए, रिएक्टर धमाके की तरह एक धमाका हो और ईरान को बहुत बड़ी यातना झेलनी पड़े अपनों की। तो अब एक्सट्रीम होना बाकी है। या तो ये चीजें सुलझ जाएं किसी तरीके से, मतलब ये लोग बातचीत करके शांत हो जाएं। अभी खतरनाक क्षण आने बाकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमले की भी संभावना है? मैं तो मतलब अब इस गैस वर्क में चल रहा हूँ साहब। या तो खर्ग आइलैंड, और अगर खर्ग से नहीं कुछ हुआ तो न्यूक्लियर में कुछ तो होगा। कुछ ऐसा होगा जिसकी पीड़ा बहुत होगी। अब वो पीड़ा किससे पहुंचती है मैं नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका ने जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज किया था तो वो सरप्राइज ही था वर्ल्ड के लिए। तो हम लोग चूंकि न्यूक्लियर वेपन सुनते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि न्यूक्लियर वेपन बड़ी चीज होती होगी। पता चले अमेरिका ने कुछ ऐसा बना रखा हो जो हमें पता ही ना हो। सही बात है। तो ये वैसी स्थिति है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लेकिन ये चीज़ मुझे बड़ी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा रेज करता है कि 30 दिनों तक कहाँ आपने न्यूक्लियर वेपन अपना, या जो भी आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, वो कहाँ ऐसा छुपा करके रखा है जो अमेरिका जैसा देश जिसके पास में इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस है, हर जगह घुसी हुई है। मतलब मादुरो के बेडरूम तक जो पहुंचा हुआ इंसान है, खामनेई को मार दे रहे हैं आप पहले दूसरे दिन के अटैक में, वो यूरेनियम कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं? इसमें ना 3 सवाल हैं आपके। अब हम एक एक चीज पर आएंगे, याद रखना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। खमने को कैसे मार पाए ये अलग सवाल है। ठीक है। अमेरिका ढूंढ क्यों नहीं पा रहा ये दूसरा सवाल है। और फर्स्ट सवाल कि एनरिच्ड यूरेनियम है भी कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कहानी वहीं से शुरू हो रही है। तो तीनों को अलग अलग आंसर करते हैं। पहला कि रख कहाँ लिया तुमने, अगर है तो भैया 30 दिन के अंदर तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, कुछ तो तुम्हें यूज कर ही लेना चाहिए था। देश में बैठे कुछ लोग तो ये सवाल भी सोचेंगे ना कि यार तुम्हारे पास यूरेनियम है तो बम चला काहे नहीं दे रहे हो, खत्म करो यार। मतलब इतना ही पावरफुल हो तुम्हारा, जब सुप्रीम लीडर जा चुका है तो तुम अब तक न्यूक्लियर वेपन यूज क्यों नहीं किए? तो पहले तो आंसर देते हैं इसका। एनरिच्ड यूरेनियम नामक एक चीज है, इसको समझिए। विज्ञान की भाषा में समस्थानिक एक शब्द होता है आइसोटॉप। यूरेनियम का जो सूत्र है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। उसके आइसोटॉप्स में है यूरेनियम 92, 235। पिच ब्लेंड नाम से इनका यूरेनियम का ओर होता है, अयस्क होता है। इसको ऐसे समझिए कि आयरन जो है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो आयरन नहीं होता है, वो पहले Fe2O3 फॉर्म में आता है, इस तरह से वो यहाँ पर होता है। ऐसे ही यूरेनियम का जो मिनरल है, ओर जो है, वो पिच ब्लेंड है। उसमें जो बम बनने लायक यूरेनियम है, दैट आइसोटॉप जो बम बन सकता है, उसकी परसेंटेज 1% से भी कम होती है। अच्छा। यानी कि आप 100 किलो अगर खरीदे तो 1 किलो से भी कम आपको उसके अंदर पिच ब्लेंड में यूरेनियम वो वाला मिलेगा जो बम बनेगा। ठीक है। ओके। अब क्या होता है कि दुनिया में वो बन नहीं पाता, तो उसको बनाने के लिए प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं। क्या प्रक्रियाएं होती हैं? यूरेनियम के और आइसोटॉप, जैसे यूरेनियम 92, 233, ये कोड्स हैं, इनके ऊपर बारिश की जाती है, हीलियम बारिश, न्यूट्रॉन बारिश, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन, ताकि इसे कन्वर्ट किया जा सके। मतलब एक रासायनिक प्रक्रिया है जो सेंट्रीफ्यूज। हाँ,
इस पूरी प्रक्रिया में एनरिचमेंट होता है। तो सेंट्रीफ्यूज में तो क्या होता है जी कि आपने मान लीजिए 100 किलो आपने यूरेनियम लिया, उसमें से छन छन करके एक वो वाला पार्ट छान के बाहर निकाल लिया, ये तो सेंट्रीफ्यूज है, जैसे कि दूध से मक्खन निकाल लेना। एक है एनरिचमेंट की प्रक्रिया, जिसमें पिच ब्लेंड पर वो रिएक्शंस दी जा रही हैं जिससे बड़ी मात्रा में अभिक्रिया के बाद वो चीज बनकर आए जो न्यूक्लियर बम बन सकती है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं कि एक गोला है मेरे पास 1 किलो का, ये बम बनेगा, यूरेनियम है मेरे पास, इसमें अगर 90% से ऊपर एनरिचमेंट है ना, तो ये सही मायने में बम है। अच्छा, अब आप समझिए 100 में से 1% आपके पास वो था, उस एक को अब 90% तक लेकर जाना है। इस प्रक्रिया को एनरिचमेंट की प्रक्रिया कहते हैं। इसी की तकनीक लोगों के पास नहीं होती। सेंट्रीफ्यूज मशीन, छान छान कर मक्खन बनाने की मशीन तो ईरान ने बढ़िया सारी लगा रखी, नतांज उसका पूरा सेंट्रीफ्यूज मशीन का केंद्र है, लेकिन ये अभिक्रिया करा करके बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं है। जो एटॉमिक रिसर्च एजेंसी है IERA, उसका कहना है कि इनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है लगभग 450 किलोग्राम है, और 450 किलोग्राम इनके पास 60% एनरिच्ड है। अच्छा, 90% नहीं? 90% नहीं। उस 60 को 90 तक पहुंचाने के लिए रशिया इनका साथ दे सकता है। नेतन्याहू जब UN में बैठ करके एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि मटका सा बना हुआ है, वो 90% तक भर गया है, अगर अभी भी नहीं रोका तो ये न्यूक्लियर बम बना लेंगे। तो वो उसी के बारे में जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुनो, ये इतना एनरिच कर चुके हैं, अगर नहीं रोके तो ये इतना बना लेंगे, फिर ये किसी से नहीं रुकेंगे, हमें वो रोकना होगा। तो जब अमेरिका ये बोलता है कि हमने उनको न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया, वो कभी नहीं बना पाएंगे, उसका मतलब होता है मैंने वो मशीनें तोड़ दी जहां से एनरिचमेंट होता है। 450 किलोग्राम को तो आप इस टेबल के अंदर भी छुपा के रख सकते हो। सही बात। वो तो छुपा लिया, वो तो चलो अब एजेंसी ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, उस पर भी आएंगे अभी हम सवाल। लेकिन जहां से आप इसको घुमा घुमा करके बनाते थे, यानी कि आपकी मैंने वो रई और जो मटकी है ना वो फोड़ दी। तो नतांज बेस पर जो हमला हुआ, इस्फहान पर जो हमले हुए, ये वो तोड़ने वाले थे। ठीक है साहब, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब दूसरा, ईरान ने छुपा कहां लिया? भाई अब तक कहां है वो? बम नहीं बन पाया, ये तो समझ में आ गया। अब सवाल है छुपा कहां लिया। इसका एक दूसरा सैंपल देखते हैं। महाभारत के अंदर अर्जुन ने जो युद्ध विद्या अपनाई थी वो हमने गुरु की थी, गुरु द्रोण की। हमास का जो गुरु है ना वो ईरान है। लगभग 2.5 साल तक इजराइल ने लगभग हर दिन गाजा में बम फोड़ा, लेकिन अपने जो बंधक बनाकर लेके गया था हमास, उनको वापस नहीं छुड़ा पाया। सही बात। कारण इतने से क्षेत्र में उन्होंने इतनी टनल्स बना ली कि तुम्हारी कोई तकनीक खोज नहीं पा रही कि कौन सी टनल में आदमी बैठा है। अब इसको रिलेट करते हैं। अरागची ने 2 मार्च के दिन, जब खमनेई चले गए, तो 2 मार्च के दिन ट्वीट किया ईरान के विदेश मंत्री ने, और कहा कि हम 2 दशक से अमेरिका की हरकतों को देख रहे हैं। 2 दशक से कैसे? भाई उनके बगल में अफगानिस्तान था, आए दिन हंगामा मचाते थे ये लोग, इधर सद्दाम हुसैन के साथ किया तुमने। हम अपने पूरा उत्तर पूर्व सब देख चुके हैं, हम अमेरिका को डिकोड कर चुके हैं कि तुम क्या क्या करोगे। तो डिकोड कर चुके, तो इन्होंने ये मॉडल देखा कि 20 साल तक अफगानिस्तान में रोज गोला गिराने वाला अमेरिका फाइनली हार कर बाहर निकला। क्यों? आंसर था कि अमेरिका ने जब जब तालिबान को खत्म करने का प्रयास किया, वो लोग टनल में घुस जाते थे। अफगानिस्तान की टोपोग्राफी अगर आप देखें, हिंदकुश पर्वत का जो दूसरा बेल्ट है, आप पश्चिम वाला साइड अगर देखेंगे, तो पहाड़ों के नीचे टनल्स बना बना करके पूरा तालिबान का एम्पायर बना हुआ है। टनल्स की दिक्कत क्या है? अमेरिका का जो B-2 बम्बर है ना, ये 80 फीट नीचे तक तो बम फोड़ता है। अच्छा। इसकी मारक क्षमता, पेनिट्रेशन जो है ना, इसने गोला फेंका तो 80 फीट नीचे जाकर के बूम कर सकता है। इन लोगों ने पहाड़ों के अंदर टनल बना ली, वो लोग कहां फोड़ोगे? बंकर बस्टर काम ही नहीं कर रहा। काम ही नहीं कर रहा ना। 20 साल तक सोचिए ना कि आज बगराम जैसा एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारी जो तकनीक है वो इस चीज के लिए बनी ही नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता है दम घोटू हवा का सिस्टम हो कि मैं सांस रोक दूंगा, मार दूंगा, अरे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि टनल कहां बनी है। वो जैसे सीवरेज के ढक्कन नहीं होते हैं, ऐसा ढक्कन हटा के नीचे पता चल रहा है महल बना रखा है। तो आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे हो ना। इंडिया जिसके पास सीमित संसाधन थे, अमेरिका के सैटेलाइट्स के नजरों के नीचे कारगिल के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करने में कामयाब हुआ। अगर आप फिल्मों को देखें, पर पोखरण करके जो फिल्म है उसमें ये दिखाते हैं,
रातों रात काम हुआ, नीचे अंडरग्राउंड सारा काम किया गया, टनल्स बनाई गई, सब बनाया गया बम फोड़ने के लिए। अमेरिका नहीं पकड़ पाया ना। ये तो हम रेगिस्तान में किए। जो आदमी रोज युद्ध कर रहा है, उसका 4 आदमी मर रहा है, उसको पता है, 20 साल से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी सारी स्ट्रेटेजी का अध्ययन कर रहे हो कि तुम खमनेई को मारोगे, तुम ये करोगे, पता है तुम क्या करोगे, लो टनल बना लिए। आज जो इनकी मिसाइल सिटी है ईरान की, जो इस्फहान करके जो जगह है इनकी, उस पूरे शहर के नीचे इन्होंने टनल बना रखी है। मिलिट्री हब है इनका। और ये मिलिट्री हब है इनका। मिलिट्री हब है, और उसके अंदर मिसाइलें भर रखी हैं। आजकल तो मिसाइल उड़ने वाली और बना ली, जिसको ये ड्रोन कहते हैं, शहीद ड्रोन कहते हैं। वो ड्रोन नहीं है, वो बम है जो उड़ता है, पंख लगे हैं और जाके खत्म होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कर पाते हैं उसको कि भाई चल इधर मार जा, इधर चला जा टाइप से। तो इस्फहान में जो मिसाइल का ये कई बार नमूना डालते हैं तस्वीरों में, तब आप देखिएगा कि टनल ही टनल दिखेगी और उसमें आपको मिसाइलें खड़ी दिखेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से इसको डिकोड करो कि इन्होंने जो सिखाया हमास को, वो खुद भी अप्लाई किया है। और जब खुद अप्लाई किया है तो किस टनल में आपने वो न्यूक्लियर मटेरियल रख रखा है, ये पता ना। मेरे हिसाब से वही वाली बात है कि आटे में से नमक ढूंढना। अब तीसरा सवाल था खमेनेई को प्रोजेक्ट अमेरिका ने ऐसे किया कि वो छुप के रहता है। वास्तविकता थी कि वो छुप के नहीं रहता था। ये वेस्टर्न मीडिया जिसने चलाया इस तरीके से कि खमेनेई डरपोक है, छुप गया है, उन लोगों ने इसी को तो ताकत बना रखा था कि जिसको तुम कहते हो कि छुपा हुआ है, वो तो खुलेआम दिखता है। खमेनेई को पता था कि 1979 से सत्ता में बैठे हैं हम लोग, ईरान पर अब सत्ता के दिन हमारे जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हमारा शासन बुरा है, धर्म का शासन बेकार चीज है, ओपननेस अच्छी चीज है, सच्चे लोग अमेरिका वाले हैं, मैं बेकार हूं। आप समझिए कि इस युद्ध ने ना ईरान को पुनर्जन्म दे दिया है। किस चीज को? उन लोगों को जो खमेनेई को चाहने वाले थे, या खमेनेई का जो सत्ता मॉडल था उसको पुनर्जन्म दे दिया है। कैसे? खमेनेई खत्म होते हैं। खमेनेई ऑलरेडी 86 में थे। मैं पहले भी कई बार कई जगह बोल चुका हूं कि वो वृद्धावस्था में थे। सामान्यतया लोगों की उम्र इतनी होती है, उस अवस्था में थे। खुलेआम पब्लिक प्रीचिंग करते थे। घर के अंदर बैठकर, जब उनको पता है कि आए दिन गोले गिर रहे हैं, 27 को गोला चल गया है, बम शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में हर आदमी तुरंत घुस करके अपना सेफ्टी हाउस लेगा। उन्होंने नहीं लिया। उन्हें पता था कि अब यहां शहीद होना ईरानियंस के अंदर ऊर्जा भरेगा। उन्हें यह बताने में कामयाब होगा कि मैं गलत नहीं था। तो खमेनेई जाते जाते उस पौधे में पानी दे गए। आप सोचें, ये बड़ा मतलब लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर। जिस ईरान में जनवरी में इतने प्रोटेस्ट हुए हों कि अकॉर्डिंग टू अमेरिका प्रोटेस्टर्स में से 32,000 प्रोटेस्टर्स को गोली मारकर खत्म किया गया हो। चलो 32,000 नहीं थे, 32 तो मारे गए होंगे। 32 भी मरे, मतलब प्रोटेस्ट तो था। बिल्कुल। जब तुम प्रोटेस्टर्स को मार रहे हो, प्रोटेस्ट इस बात का हो रहा है कि खमेनेई के विरोध में हम सड़क पर हैं। आज वो प्रोटेस्टर्स कहां हैं? आज खमेनेई नहीं है, लारिजानी नहीं है, सारे टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। अरे प्रोटेस्टर्स अब तो आ जाओ यार, किससे डर रहे हो? सबसे आसान है इस समय तो प्रोटेस्ट होना वहां पे। अब कहां हो? क्या तुम ईरान की उससे, इजराइल की मिसाइल से डर रहे हो क्या? वो नहीं मारेंगे तुम्हें, प्लीज बाहर आओ ना। तो सपोर्ट करेंगे। तो मतलब प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है, मतलब वो कहाँ करना हो ही रहा नहीं है? चाह रहे हैं। क्योंकि लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट घर कर गया कि अमेरिका झूठा था। ये पहले हमें मरवाया कि हाँ तुम्हारे लिए मदद आ रही है, मदद नहीं दिया, क्योंकि इसको वेस्ट एशिया के देशों ने कह दिया कि साहब आप यहां से गोला मत चला देना, नहीं तो हमें छेद देंगे ये लोग। तो इसने जहाज भेजने के नाम पे कहा कि मेरी बात हो गई है, अब वो लोग फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो अपनी तरफ से ये जहाज जब तक भेजा, गेराल आर फोर्ड पहुंचा या फिर वो लिंकन पहुंचा, इस बीच में इन्होंने पूरा समय लिया, उधर वो लोग मरते रहे। पहले धोखा दे दिया। ट्रस्ट किस पे किया जाए? अब जो हालत हुआ कि तुम खमेनेई मार दी, खमेनेई तो कहता हुआ ये चला गया कि देखो भाई ये मुझे दिखाएंगे ऐसे कि मैं छुपता था। मैं नहीं छुपा भाई। अच्छा आप खुद बताइए ना, एक तरफ हमास के लीडर्स को उठाइए और एक तरफ ईरान के लीडर्स को उठाइए। ईरान के लीडर्स का एक भी तस्वीर आपने ऐसा देखा जिसमें वो छुप करके भगते हुए दिखाई दिए हो? या फिर उल्टा करते हैं, किसी दूसरे देश में छिपकर चले गए हों। असद के पास ऑप्शन था रशिया भागने का, क्या खमेनेई के पास नहीं था? बिल्कुल था। क्यों नहीं गए? चाहते थे शहीद होना भाई। वो चाहते थे कि समझ में आए दुनिया को कि अमेरिका खराब है। और इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, इस पूरे वॉर में हो सकता है सेंटिमेंट दुनिया के कैसे भी हो, लोग अमेरिका के खिलाफ इतने हो गए कि ईरान के खिलाफ जो थे ना, वो लोग भी अब अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। मतलब लोग अब ईरान को जीतते हुए देखना चाहते हैं।
क्योंकि वो होगा भाई तुम्हारे यहाँ का गलत मामला, सही मामला, तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन कोई ऐसे तो नहीं मार देगा यार। ये बड़ी बात बोली आपने कि ईरान की रीबर्थ हो गई है। रीबर्थ हो गई है, और ये जो पुनर्जन्म है इसी को मारने के लिए मैंने आपसे कहा कि कुछ एक्सट्रीम कदम अमेरिका उठा सकता है कि यार इनको ना डराना पड़ेगा। तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन तक जाने के इंतजार में मैं बैठा हूं कि कुछ करेंगे। अदरवाइज आप ईरान को अगर आप उठाकर देखें, आप सोचिए ना सर कि लीडरशिप नहीं है, उसके बिना भी आप चले जा रहे हो और अब नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हो। सही बात है। आपकी नेगोशिएटिंग पावर इतनी हो गई कि जो अमेरिका आपके तेल को किसी को नहीं बेचने देता था, आप 17.5 करोड़ रुपए तो पर जहाज ले रहे हो, महंगा बेच रहे हो और आप। तेल महंगा बेच रहे हो, महंगाई का लाभ कमा रहे हो, और सबके ऊपर आपने ब्लॉकेट लगा रखा है कि तुम बेच के दिखाओ। भैया तुम ज्यादा घातक हो गए हो। अब हाइफा में परसों बम फटाके फोड़ दिए। अवाक सिस्टम तुमने 3 दिन पहले, जब उधर अमेरिका पाकिस्तानी लोग बैठ करके वो कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, और वो सऊदी एयरबेस पर खड़े हुए अवाक को उड़ा दे रहे हैं। मजाक है अवाक उड़ाना सर। अमेरिका के सैनिक मारे गए, सैनिक मारे जा रहे हैं, हर दिन घातक हो रखे हैं। ये वो स्थिति में पहुंच गए कि अब हमारे पास कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है, अब हम लीडर हैं। अब तक जो लीडर थे, इसीलिए कहते हैं वो एक अमेरिका के कहते हैं ना एंटी टेररिस्ट ग्रुप के डिप्टी डायरेक्टर ने जब पद से इस्तीफा दिया, तो ये कहते हुए दिया कि इजराइल ने जानबूझकर लारीजानी को मारा ताकि कोई बात करने के लिए व्यक्ति ना बचे। तो लड़ाई तो असल में इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका को साथ लेके लड़ रहा है। ईरान लेकिन इस मोड में आ गया कि अब तुमको मजा चखाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर व्यक्ति अब उसको देखना चाहता है कि ईरान ने क्या किया। आपको यह खबर ज्यादा उठती हुई नहीं दिखेगी कि ईरान में यह नुकसान हुआ। ईरान वाले मीम भी डाल दे रहे हैं कि हमने ये किया, लोगों को मजा आ रहा है। सोचो, महंगाई दुनिया भुगत रही है ईरान के ब्लॉकेड के चलते, लेकिन फिर भी सिंपैथी किसके साथ खड़ी है? ईरान के साथ। पाकिस्तान जो पैक्ट करके बैठा था सऊदी के साथ, खुद ये रिग्रेट कर रहा है कि हमने गलत पैक्ट कर लिया। क्यों? पाकिस्तान में 15% शिया मुसलमान है, मेजोरिटी सुन्नी है। वो शियाओं के साथ लड़ाई लड़ लेते हैं ब्लास्फेमी टाइप की कि तुमने ऐसे क्यों किया। उस पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सऊदी के साथ जाके खड़ा हो जाए। पाकिस्तान का पूरा सेंटिमेंट ईरान के साथ जाके खड़ा हो गया कि गलत हो रहा है इसके साथ। सेंटिमेंट वॉर जीत गया। खमनेई ये जानते थे। हालांकि ये तुलना करना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कि शहीद भगत सिंह की जब हम बात करते हैं ना, तो भगत सिंह क्या कहते थे कि ये जो विदेशी ताकतें हैं जो हमें मारने आ रही हैं, मैं तो खुद चाहता हूं शहीद हूं, ताकि लोगों को ये पता तो चले कि शहीदी किसके लिए हुई है। आज तक भगत सिंह लोगों के दिल में जिंदा क्यों है? सही बात। तो हमने वो करने में कामयाब हो गए। मुझे इस तरह से वो नजर आता है। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, आपने हमास का भी जिक्र किया, हुतीज की जो बात की जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से ही ब्लॉक है, उसकी वजह से तो जो दुनिया में तबाही मच रही है वो तो मच ही रही है। लेकिन अगर यमन से हुती एक्टिवेट हो गया और ये पूरा बाबे मंडप और सुएज कैनाल वाला ब्लॉक कर दिया, तो ये तो और मुश्किल होने वाली है। और हुती एक्टिव हो चुके हैं। हुतियों को एक्टिव करने का वॉर स्ट्रेटजी देखें, इन लोगों ने कैसे कैसे एक्टिवेट किया है उन्हें। जब तक खर्ग आइलैंड से तेल बिक रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली खर्ग से तेल निकलेगा तो बाबे मंडल से होकर बिकने जाएगा, तब तक इन्होंने उसको कह रखा था शांत गदाधारी, तुम्हें नहीं चलाना है गोला। जब हमारे ऊपर संकट आएगा तब तुम्हें गोले निकालने। सोचो 30 दिन की लड़ाई में भी 2 दिन पहले हुती एक्टिवेट हुए हैं। हाँ, बड़ा स्ट्रेंज था ये। स्ट्रेंज था, स्ट्रेटेजिकल था। और इस बात को मतलब लोग अब डिकोड कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत तैयारी करके युद्ध कर रहे हैं। इनकी वॉर स्ट्रेटेजी है असल में। जिनको लग रहा था कि ये तो ऐसे ही खड़े हैं, ये ऐसे ही नहीं धमका रहे थे भाई। और इंटरेस्टिंग पार्ट है सर, देखो आतंक के पक्ष में भारत कभी नहीं रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ईरान का जो पक्ष है ना, लोग उसको खुल के समझने लग रहे हैं। ये मोरल जो लड़ाई है ना, वो अमेरिका हार रहा है, जमीन पर भले ही जीत रहा हो। अब जो हमास के गलत कृत्य थे ना, उन्हें भी जगह मिल जाएगी शैडो में फंसने की कि शायद वो सही थे। आप समझें, आतंक को भी ना ये लोग अब एक चेहरा दे देंगे, शहीद की तरह ही दिखने लगेंगे। अमेरिका मोरल लड़ाई हार रहा है। और सर, लड़ाई कभी भी मैदान में नहीं जीती जाती, दिमाग में जीती जाती है। ये लड़ाई जो हार रहा है ट्रंप के पागलपन में अमेरिका, ये वो भूल जा रहा है कि आने वाले समय में वो वर्ल्ड में जितनी नफरत पाएगा। अभी तक आप दुनिया के अंदर कहीं भी मैकडी, बर्गर, पिज्जा हट, पेप्सी, कोक खुली देख लेते हैं। आने वाला समय हमें नहीं लगता कि आसान होगा इनके लिए। यहीं से मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें ये देखी जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से तेल की दिक्कत हो रही है, गैस की दिक्कत हो रही है।
अगर ये वाला हूती ने ब्लॉक कर दिया तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप के लिए उस पर दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल होगा। तो क्या यहाँ से मैं 2 चीज़ें खोलना चाहूँगा कि क्या महंगाई बढ़ने वाली है, क्या आर्थिक तौर पर अब पूरी दुनिया की कमर टूटने वाली है? सर मोदी जी सदन में बैठकर अगर इतनी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अगर ये बात बोल रहे हैं तो उसे समझने की ज़रूरत है। आप समझिए ना कि देश के सदन में कही गई बातें रिकॉर्ड में चढ़ती हैं। नेताओं के भाषण में हो सकता है वो कुछ भी बोल दें, सदन में नहीं कहोगे आप, क्योंकि फिर आपके ऊपर केस हो जाता है, मतलब वहीं पे मोशन आ जाएगा आपके खिलाफ। ऐसे में प्रिविलेज मोशन वाली जगह पर आपने ऐसी बात बोल दी कि कोरोना जैसी सिचुएशन है, इसका मतलब समझिए कि आपको समझाया जा रहा है कि हालात वो नहीं हैं जितने हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसे हमने रोक रखा है, हमने आप तक नहीं आने दिया है। हो सकता है कुछ दिनों में अनाउंस हो कि ऑड इवन आ गया, हो सकता है कुछ दिनों में अनाउंस हो कि तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई, हो सकता है फर्टिलाइजर्स के ऊपर कुछ आ जाए, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम अनाउंस हो जाए, हो सकता है घर के अंदर क्वारंटाइन करने की स्थिति आ जाएगी, भैया घरों में रहो यार, बाहर मत निकलो, क्योंकि आप बाहर निकलोगे पेट्रोल डीजल खर्च करोगे, बाहर निकलोगे रेस्टोरेंट में खाना मांगोगे तो फिर प्रदर्शन करोगे, घर पे रहो यार। बैक टू पवेलियन। उज्ज्वला योजना हमारी गलती थी, छोड़ो यार नहीं चला रहे, सिलेंडर बांट के गलत किया, अब तुम सिलेंडर मांगने आ गए। मतलब उनका जो समझाना है ना, ये तो एक सिंपल व्यावहारिक रूप से अपने बात करी, लेकिन आप और हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं। जैसे मैं बाहर रहता हूँ, मुझे बहुत सारा खाना मंगाना पड़ता है, अब बिना कहे भाव बढ़ा दिए गए खाने के। बीच में तो सेस का चर्चा भी आई थी कि वो फ्यूल सेस जोड़ करके लोग अपने आप से जोड़ दे रहे हैं कि सब इतना रुपया बढ़ा दिया है, लोगों ने खाना महंगा कर दिया है। कल परसों में अपने दोस्त के साथ ऐसे रोड साइड कहीं रुका, चाय मांगी एक थड़ी से, उसने चाय मना कर दी। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपको दिख रही हैं। इससे क्या हो रहा है, जॉब लेस सिचुएशन आ रही है, जो है वो क्या हो रहा है, महंगा होता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट आना, महंगाई बढ़ना, ग्रोथ का रुकना, ये सारी स्टैगफ्लेशन की तरफ जाती हैं। और जब ये सिचुएशन आती है तो धीरे धीरे मंदी आती है। मंदी में व्यक्ति खरीदने ही नहीं निकलता, माल सड़ रहे होते हैं या तो माल महंगे हो चुके होते हैं, पैसा ही नहीं है, डर रहा है आदमी। सोचिए ना कितना आयरनिकल है ये सिचुएशन, बहुत ही रेयर होता है ऐसा। अक्सर जब जब दुनिया में युद्ध होते हैं तो वो एसेट क्लास जिसमें लोग सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जैसे गोल्ड, उसका भाव गिर रहा है। ये वैश्विक निराशा को दिखाता है भाई। एनालिस्ट इसको चाहे जैसे भी देखें, भाव नहीं गिरना चाहिए था। इन्वेस्टर इतना ज्यादा डर गया है कि यार मैं रहूंगा तो खाऊंगा ना। अदरवाइज ये मानता था कि मार्केट अगर गिर रहा है, आप सोचिए इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 81,000 से 73,000 की यात्रा पर चला गया, ये तो टैरिफ के समय पर हुआ था। ऐसा स्थिति में गोल्ड चढ़कर आसमान चला गया था, सिल्वर आसमान चला गया था, अब गोल्ड और सिल्वर नीचे गिरने लग रहे हैं। अरे सर, स्टॉक मार्केट का तो वो हाल है कि ललामी हटी नहीं रही है और बुरी तरीके से गिरता चला जा रहा है। आगे आने वाले समय में और बुरा हाल दिख रहा है। नहीं, इंडिया के मार्केट की ना एक साइकिल रही है, जितनी बार भी आप इसकी साइकिल देखोगे, ये साइकिल बहुत जल्दी आ गई। मतलब कोरोना के तुरंत बाद इतना जल्दी आ जाना, ये मतलब बहुत ही गंदी एंट्री है ये बाजार में। कि आप सोचें कि पहले कोरोना ने मारा, फिर रशिया यूक्रेन ने मारा, फिर आकर के ट्रंप ने मारा, और अब ये ईरान मार दे रहा है। मतलब पिछले 6 साल में 4 बार मारे जा चुके हो आप। बाजार सुध ही नहीं ले रहा है, खड़े हो रहे हो पीट दिए जा रहे हो, खड़े हो रहे हो पीट दिए जा रहे हो। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के अंदर डर भरने लगा है। हर आदमी ट्रेडर नहीं है, मेरे अंदर भी ट्रेडर्स पैसे बना रहे हैं, बाय द वे मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि उन्हें शॉर्ट में भी खेलना आता है। गिरते बाजार को मजे में ले रहे हैं। मेरे बहुत सारे जो इस तरह के सोचने वाले लोग हैं, बेयरिश लोग हैं, पैसे कमाते हैं। और हमारे साथ में डर जाता है। मैं तो डर गया हूँ। आम इन्वेस्टर तो हमेशा भला ही चाहता है ना। आदमी चाहता है पैसा बढ़े, कोई ये नहीं सोचता गिरेगा तो पैसा कमाऊंगा। मरेगा माल हर किसी को नहीं खाना है ना भाई। तो ऐसे में बाजार की स्थिति जब खराब होती है तो आदमी सोचता है कि मैंने कमा तो लिया, अब इसे चलो सेफली पार्क करते हैं कहीं। पार्क करने में गोल्ड नजर आता था लोगों को। गोल्ड का भाव गिरना डराता है लोगों को कि यार गोल्ड क्यों गिर रहा है भाई, खरीद क्यों नहीं रहा है आदमी। तो फिर लोग कारण ढूंढने निकलते हैं कि रशिया ने बेच दिया, चाइना ने बेच दिया, माल बढ़ गया, पहले दुनिया खरीद रही थी, तो भाई तुमने क्यों बेच दिया। सवाल बड़ा है कि तुम्हें भी तो दिख रहा है कि अस्थिरता है, तुम्हें तो रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अल्टीमेटली जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ रही है, गोल्ड से कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, डॉलर की जरूरत पड़ रही है। तो फिर बोले डॉलर चाहिए। डॉलर के हाल क्या है, आसमान चढ़ा हुआ है। तो क्या करें, गोल्ड बेचो। भारत सरकार भी फॉरेक्स रिजर्व का अब डॉलर के खरीद में पैसा खर्च करने वाली है।
ये अभी हाल अभी फिलहाल अभी की ताज़ा, न्यूज़ मैं है। आपको ताज़ा अपडेट ही दे रहा हूँ सारे। तो ऐसे में जब आपका फॉरेक्स खाली किया जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्या होता है कि हमारा जो फॉरेक्स होता है ना, हम्म। फॉरेक्स क्या है, थोड़ा इसमें एंट्री करते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी देश के साथ जब आप ट्रेड में होते हैं, हमारा देश अपने आप में एक एंटिटी समझे, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, हमारा देश है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करता है तो बाहर से डॉलर आता है, इंपोर्ट करता है तो जो डॉलर आपके पास आया वो वापस जाता है। ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो लाभ कमाते हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो लाभ कमाते हैं। भारत की स्थिति थोड़ी उलट है, भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करता है। तो अब एक सवाल बना कि ये तो स्थिति हमारे घाटे की है, तो ये ट्रेड डेफिसिट लेकर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ट्रेड डेफिसिट आया तो आपके पास डॉलर्स की कमी होने लगी, तो साहब डॉलर तो आप छाप नहीं सकते, तो फिर कहां से हम पूर्ति करते हैं? तो भारत क्या करता है, दुनिया में सर्विस भी एक्सपोर्ट करता है। हम सर्विस बेच करके ट्रेड बेनिफिट में रहते हैं, ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। तो हमारा जो घाटा व्यापार में ट्रेड डेफिसिट में आया, सामान बेचकर हमने कुछ तो उसे सर्विस से चुकता किया। सर्विस बोले तो जो हमारे यहाँ के लोग जा करके काम करते हैं। नहीं। जैसे हम बीपीओ की सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे हम आईटी की सर्विस देते हैं। सर्विस मतलब जो अमूर्त है, जैसे आप छू नहीं सकते, वस्तु आप इसे छू सकते हैं, लेकिन आप और मेरा जो नॉलेज है ये अमूर्त है, ये सर्विस है। टीचिंग सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, टूरिज्म सर्विस है। तो ऐसे में अगर जो सर्विस दी जा रही है उसका आप पैसा कमाते हैं, तो भारत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री है। इकोनॉमी की भाषा में कहें तो टर्सरी सेक्टर के लोग हैं हम लोग, जो सर्विस देकर पैसा कमाते हैं। तो हमारे पास कुछ पैसा वहां से आता है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता। तो क्या होता है, भारत के यहां से जो लोग बाहर नौकरी करने गए वो बाहर से पैसा कमा के देश में भेजते हैं, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं, विदेशी संप्रेषित धन कहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा 135 बिलियन डॉलर सालाना लगभग पैसा पाने वाला भारत है। पिछले साल का आंकड़ा मैंने आपको दे दिया। उसमें से 40%, लगभग 50 बिलियन डॉलर केवल मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया से आता है। अब क्या हो रहा है कि आपके पास 50 बिलियन डॉलर में, मान लो कि एक महीने युद्ध चल गया, 12 महीने का युद्ध है, एक महीने युद्ध चल गया, 4 बिलियन तो गया ना आपका। सही बात। भारत 112 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट केवल गल्फ में करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बिल हटा दो, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे फल जाते हैं, सब्जियां जाती हैं, ये सब जाता है, अनाज जाता है, चावल जाता है। ये जो हम भेज रहे हैं वो बाधित हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित है, एक्सपोर्ट बाधित हुआ। तो अब समझिए, एक्सपोर्ट से क्या मिलता था, डॉलर। रेमिटेंस से क्या मिलता था, डॉलर। डॉलर क्या हो गया, कम हो रहा है। डॉलर कम हो रहा है तो डॉलर की खरीद पर आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। जैसे टमाटर सब्जी मंडी में कम हुआ तो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, भाई साहब मेरा पैसे ले ले, मुझे ये दे दो यार, 4 टमाटर बचे मुझे दे दो। बोले भाई साहब ये महंगे हैं, बोले दे दो। तो क्या हो रहा है, आपका डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, महंगा होते होते ऑल टाइम लो चला गया है रुपया। हमको ज्यादा दामों पर डॉलर खरीदना पड़ रहा है। ओके, क्यों खरीद रहे हैं हम डॉलर, क्योंकि पेमेंट डॉलर में होते हैं। अच्छा सर, हमारे पास तो डॉलर था ना, हमारे पास तो फॉरेक्स में डॉलर था, फॉरेक्स में कैसे पहुंचा जब हम हमेशा घाटे में रहते हैं? नहीं, इस पूरी गणित को अगर आप देखेंगे, कौन सी वाली गणित को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस फॉरेक्स, इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि एवरेज हम 50 बिलियन डॉलर साल का बचा ले जाते हैं। अच्छा, प्लस में रह जाते हैं। उस डॉलर को हमारी जो आरबीआई है वो अपने पास रख लेती है। ठीक है, तरीके हैं आरबीआई के पास। आरबीआई 5 तरीके से पैसे को अपने पास सुरक्षित रखती है। आईएमएफ की अपनी एक बास्केट है, उस आईएमएफ की बास्केट में तय किया हुआ है दुनिया की 5 करेंसीज में आप पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। आप यूरोपियन यूरो रख सकते, यूरो रख सकते हैं, जापानी येन रख सकते हैं, चीनी रेनमिंबी रख सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग रख सकते हैं और डॉलर रख सकते हैं। अच्छा, तो ये आईएमएफ का बास्केट है जिसमें आप अपने पास अगर कैश रखना है आपको, आरबीआई को अपने देश के अलावा, तो ये रख सकते हो, क्योंकि वैश्विक रूप से इनमें पेमेंट किए जा सकते हैं। अगर दुनिया आपका पेमेंट लेने से मना करते हो और आपके पास येन है तो आप आईएमएफ में जाके येन देकर के डॉलर लेके आ सकते हो कि सर ये पकड़ो आपके बास्केट में से, मुझे डॉलर दे दो। करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। फिर भी लिक्विडिटी 60% वर्ल्ड की डॉलर पर आधारित है, दुनिया ट्रेड कर रही है डॉलर में। ऐसे में भारत क्या करता है कि अपने पास थोड़ा भी सरप्लस बचता है ना तो उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड वो एसेट है जिसका प्राइस बढ़ता है। इसलिए आप हर बार सुनते हैं कि आरबीआई ने 100 टन गोल्ड खरीद लिया, इतना टन गोल्ड खरीद लिया। वो गोल्ड खरीद के क्यों? क्योंकि उसकी रखे रखे वैल्यू बढ़ रही है, मुनाफा कमा रही है। तो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व लगभग $650 बिलियन का पहुंच गया, हो गया। दुनिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व जब आप चेक करने निकलते हो तो भारत तीसरे चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे जाता है। इतना विदेशी मुद्रा हमारे पास है। इसका हम क्या करते हैं, फिर से डॉलर में भुगतान करते हैं। डॉलर कम हो रहा है तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ रही है, तो हम क्या करें?
तो हमने जो स्टॉक करके डॉलर रखा हुआ है इसको बाजार में उतार दो। टमाटर का भाव अगर गिर रहा है, बढ़ रहा है, सरकार क्या करती है, खुद सरकारी खरीद करके दुकानों को रास्ते में रोक रोक करके कि लो भाई 50 रुपए का टमाटर ले जाओ, हमसे ले जाओ। यही तो है ना। बिल्कुल। टमाटर, अनियन, पोटैटो, टैप नीति यही है सरकार की। तो सरकार खुद बेचने निकलती है कि लो भाई कहीं महंगाई नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस फॉरेक्स में फंसे हुए पैसे को जनता के सामने ओपन करके रख दे रहे हैं कि अरे डॉलर चाहिए, ये रहा डॉलर, डॉलर है ही नहीं ऐसी बड़ी चीज, क्यों परेशान हो रहे हो। तो आरबीआई ने अपने डॉलर बेचने का सोचा है कि लो भाई डॉलर पकड़ो, खरीदो जिसको चाहिए। 95 रुपए लग रहा है, लोग गिराते हैं, तुम्हारा भाव गिराते हैं। तो कल निर्मला सीतारमण जी जब सदन में बोली कि रुपये का भाव इतना भी नहीं गिरा है, तो वो किस कंटेक्स्ट में बोल रही हैं इस बात को कि गिरता ना बेटा तो ये इतना गिरता कि तुम फिर ये कहते कि ये हाल क्या हो गया। क्योंकि कभी ईरान की जो करेंसी रियाल है वो इतना बुरी तरह गिरी थी कि आपको 5 जीरो हटानी पड़ी। वेनेजुएला की करेंसी जीरो हटा हटा करके आपको गिरानी पड़ी। इतना भी नहीं गिरा है। जो दुनिया के हालात हैं वो रुके हुए हैं। तो यहां पर जिस बात को कंटेक्स्ट में कहा गया है, आप और हम खुल के नाम ले पाते हैं देशों का, सरकारों की मजबूरियां वो नाम नहीं ले पाते कि भाई इतना नहीं गिरा है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि भैया सुनो दुनिया के हाल खराब है। देश के साथ दिक्कत क्या हुई ना, भारत सरकार के साथ दिक्कत क्या हुई कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास तो जगा दिया इन्होंने चौथी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी का। तो लोग अपने आप को कॉलर ऊंची करके, चाहे 2 टाइम का भोजन नहीं है लेकिन हम वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है, ये सोच करके ट्रीटमेंट लेते हैं। ये बताना भूल जाती है भारत सरकार कि भैया पर कैपिटा इनकम में तुम टॉप 100 में भी कहीं शायद लाई नहीं कर रहे हो, चेक करो। तो व्यक्ति है ना, सोच तो दे दिया आपने उसको लखनवी नवाब के, और हकीकत मूंगफली की। कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। कंट्राडिक्शन है। तो सरकार ने अपने राष्ट्र के अंदर ये माहौल पॉजिटिव देने का कि देखो हमने कितना अच्छा किया, तो आपको दिखा दिया कि देखो हमारी इकोनॉमी इतने ऊपर खड़ी है। लेकिन जब हकीकत का सामना होता है तो वही आदमी पूछता है हम तो इतने पैसे वाले हैं, आप इतने क्या दिक्कत आ रखी है। तुम ही बोले थे ना हमारे पास इतना डॉलर है, तुम ही बोले थे हम दुनिया की 4थी इकोनॉमी है, अभी तुम साला सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हो, ये क्या मतलब है। आज आप जो पब्लिक रिएक्ट देख रहे हो, आप अगर मीडिया को देखें तो मीडिया जा जाके जहां पूछ रही है कि बताइए सिलेंडर नहीं है, तो वो आदमी बुराई क्या कर रहा है, बताइए इतने बड़े बनते हैं, विश्वगुरु बनते हैं। अब इनके पास पहले से नहीं पता था कि एलपीजी होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि चंद्रमा पर भेजने के लिए इतना करोड़ खर्च कर दिया, लोगों के अकाउंट में डाला दिए होते। अरे भैया तुम 140 करोड़ हो, किस किस के अकाउंट में क्या डाला जाए, 5 रुपया पर आदमी। तो देश के साथ ये बड़ा आयरनिकल सिचुएशन है। मिडिल ईस्ट की अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक आईआर के प्रोफेसर आए थे, मोहसिन साहब, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट जैसा सेफ पीसफुल जगह थी, सब वहाँ जा कर के रहना चाह रहे थे, लोग वहाँ काम कर रहे थे। आपने भी बताया कि हिंदुस्तान की कितनी ज़्यादा जनता है जो वहाँ काम करती है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट अब दोबारा मिडिल ईस्ट जैसा था वैसा रहेगा नहीं। ये एक बड़ा डेंट भी आया है साथ में, जो कि कॉस्ट ऑफ वॉर है। आपका क्या इस पे सोचना है? मेरा मानना है कि इस युद्ध के अगर विजेता तलाशे जाएं तो आपको विजेता में निकल कर आएंगे 2 देश, रूस और ईरान। क्योंकि इन्हें कुछ फायदा हुआ है, लीडरशिप गई, वो दुर्भाग्य है उनके लिए, नुकसान बहुत हुआ। लेकिन जिसने पॉजिटिव सेंटिमेंट लोगों के दिमाग में भर दिया कि विजेता कौन, रूस बैठे बैठे पैसे कमा लिया, $750 बिलियन कमा के बैठा है अभी इस बार, और ये और बोल रहा है 1 तारीख से हम पेट्रोल नहीं बेचेंगे। तेल बेच के, तेल बेचा है वो, इस एक महीने के अंदर वो $750 बिलियन का पैसा कमा लिया। और अब वो इस बात की कालाबाजारी कर रहा है, मतलब एक तरह से मार्केट के अंदर स्टॉकिंग कर रहा है कि सुनो भैया अब 1 अप्रैल से पेट्रोल बेचना बंद, और भाव बढ़ाओ, और तुम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, इस युद्ध के अंदर जिसने खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तुड़वा लिया, वो निकले जीसीसी कंट्री। सऊदी उठाइए, कतर उठाइए, यूएई उठाइए, बहरीन उठाइए, ओमान उठाइए, ये सब इनने विचारों ने गलती क्या करती कि कभी आत्मरक्षा के लिए जिस आदमी को बिठाया था। देखिए भारत के इतिहास को अगर पढ़ने निकलेंगे तो आप पढ़ेंगे कि भारत के अंदर वेलेस्ली ने एक सहायक संधि चलाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें मारूंगा ही मैं। ये वाली बात पहले बताई नहीं थी। वेस्ट एशिया के साथ ऐसे ही हुआ। इन सब ने विचारों ने बिठाया अमेरिका को। बड़े बड़े अल उदैद एयरबेस, सेंटकॉम का सबसे बड़ा बेस कतर में बैठा हुआ है, बनाया गया, सऊदी में बनाया गया, सब जगह इसने अपने अपने थाड़ खड़े कर दिए कि कोई गोला आएगा मैं मार दूंगा, पैट्रियट सिस्टम तैनात है, तुम सबको चिंता की बात नहीं है। कोई बात नहीं, ये बेचारे सब आराम से तरक्की में लग गए।
कि अब तरक्की करेंगे हम, ये बिल्कुल जापान वाली टेक्निक पर चलेगा। जैसे जापान अपनी सेना नहीं रखता, बोले अमेरिका रक्षा करेगा, अब आए दिन होंकता रहता है उसको नॉर्थ कोरिया। तो ऐसे में इन सबको ये समझाया गया कि सुनो भैया, वेस्ट एशिया वालों, तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम तरक्की करो, तेल निकालो, बढ़िया पैसा कमाओ, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई। अब भाई अपनी कॉलर उठा के कह रहा है कि सऊदी प्रिंस तो मेरा ऐस लिक करता है। बताइए, वेलेजली का अवतार कि सुनो, अब बात ऐसी है कि सुरक्षा चाहिए तो इतने $1 ट्रिलियन लगेंगे। ट्रंप पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे थे सऊदी, $600 बिलियन तो नेट लेके गए, हेडलाइंस बनी थी इसकी खूब। $1 ट्रिलियन कतर से लेके गए। ट्रंप का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मैं $6 ट्रिलियन लेके आया हूं जीसीसी देशों से, 6 देशों से $6 ट्रिलियन। इंडिया की इकोनॉमी अभी $4.25 ट्रिलियन है और हम चौथे नंबर पे भी आ गए। वो इतना पैसा तो इनसे लेके चला गया, और अब क्या कहेगा इनसे कि सुनो सुरक्षा चाहिए, ये माल बेचो। अब ये कुछ कर नहीं सकते। मुसीबत ये है कि इन देशों ने डेवलपमेंट के नाम पर इतना कर लिया कि अब अगर यहां से ये वापस जाकर करेक्शन में जाएंगे ना, तो कर नहीं पाएंगे। भारत की स्थिति क्यों अच्छी है? जब मैं ये बोलता हूं पाकिस्तान वर्सेस भारत, हमें ना करेक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ता। हम जब थोड़े बहुत डेविएट होते हैं, हम ऑटो करेक्ट मोड में आ जाते हैं। बीच में हमारी पॉलिसीज पे चर्चा होने लगी कि रशिया हो रही है कि प्रो अमेरिका हो रही है। हम कोर्स करेक्ट करने के लिए हमारा शायद समय साथ है कि वो हमें तुरंत एहसास दे देता है कि सुनो इतना तेज नहीं जाना है, वापस आओ लाइन पे, सबको साधते हुए चलना है, झुकना नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, चलते रहो, सब साथ हैं तुम्हारे। इन देशों ने बिल्कुल झंडा पकड़ लिया कि हम अमेरिका के साथ हैं। ईरान ने फिर इनको ही अपनी वो बना लिया, ह्यूमन शील्ड बना लिया। अमेरिका वालों हमें मारोगे, हम इन्हें मारेंगे। अभी जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि खर्ग आइलैंड पर अगर अमेरिका कब्जा करता है, होगा क्या? मेरे दुबई में सुन रहे भाई बहन ये ध्यान से सुने कि सुरक्षित सोएं फिर रात को, क्योंकि ईरान कहीं नहीं जाएगा। उसने पकड़ रखा है बुर्ज खलीफा, उसने पकड़ रखा है बड़ी बड़ी इमारतें कतर के अंदर, दोहा के अंदर, जो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाई थी। बोल कुछ नहीं, आओ तमाशा दिखाते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और सब रीच में है, और सब रीच में। अजी इतने रीच में कि हाथ से पत्थर फेंक दो, पूरे टाइम तो सामने बैठे हैं। इनफैक्ट एक और खतरनाक चीज़ आज मैं देख रहा था कि वो इंटरनेट के जो वायर फाइबर ऑप्टिक्स जो जाते हैं समंदर के नीचे, बताया जा रहा है कि अब उसको भी हमने किया है इस पे सेशन अभी, मैं मतलब 4-5 दिन हो गए, कि अगर चाहे तो दुनिया के 20% इंटरनेट को वो कल रात काट सकता है। मतलब उसके पास रीच है उस चीज़ की, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी और के जहाज घुस नहीं रहे, और हॉर्मुज से होकर के सारे इंटरनेट केबल डली हुई हैं वर्ल्ड की। तो आप समझिए ना कि मतलब दुबई को वो जिस दिन चाहे वर्ल्ड पावर हाउस से मतलब बल्ब बुझा सकता है उसका। क्या बात, भयंकर बुरी हालत खड़ी कर सकता है। आप सोचो ना कि आज दुबई क्या है। दुबई के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल व्यापार के केंद्र बने हुए हैं वहां पे। ऐसे में जिस दिन चाहे दुबई के किसी भी सेंटर पर अगर हमला होता है, देखिए ना, जो पैसे वाला होता है वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। दुबई ने आज तक क्या बेचा? दुबई ने दुनिया को बेची सुरक्षा, कि अमीरों मेरे यहां आओ, पर्स पड़ा छोड़ दो। ये टेस्ट मैं खुद किया हूं दुबई जाके भाई। मेरा वॉलेट छूट गया, मेरा लैपटॉप का बैग जो था वो छूट गया एक गाड़ी के अंदर। अगले दिन मैं मांगता हूं तो उसमें ₹1 कम नहीं, और मेरा बैग मिला, और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया कि वाह मेरा क्या स्वागत हुआ है। क्या बात कि मुझे वहीं पर सच में है, अरे रियल में है भाई। वो डिग्गी में कैमरा लगा रखे हैं टैक्सी के अंदर, 5 कैमरे हैं आपकी टैक्सी में। बताइए, आप वहां पर ब्लाइंड स्पॉट पूरे देश में, मतलब उस दुबई में कहीं नहीं तलाश पाएंगे। आप एनी टाइम स्कैनर से जुड़े हुए हैं। आएंगे, बिल्कुल आइलैंड सिचुएशन है, आएंगे तो पानी से आएंगे या हवाई जहाज से आएंगे। जहां से उतरेंगे वहां पे कैमरा आपको पहले डिटेक्ट कर लेगा, आपका वहीं QR कोड स्कैन है। अब घूमो आप जहां भी, आपके बारे में पूरी जानकारी उनको पता है। दुकान में घुस रहे हो तो वहां की पुलिस को पता है। हमारे घर गजब सुरक्षा है, परिंदा पर नहीं मार सकता। गाड़ियां स्टार्ट खड़ी हैं साहब, हमारे यहां पर चाबी भी हम लॉक लगा के चेक करते हैं कि चाबी लाए कि नहीं, गाड़ी में तो नहीं छोड़ा है। अभी इत्तेफाक की बात है कि आज सुबह मुझे फोन आया है कि कल रात को मेरी JCB चोरी हो गई है। JCB चोरी हो जा रही है। तो मैंने कहा साहब JCB कैसे चोरी हो सकती है? बोले अरे हो गई। तो ये हालात है, तो ये खुलापन है, सुबह की बात है। तो और सोचिए कि सीरियस बात में हम लोग वहां घुस जा रहे हैं। तो दुबई को अब ये चीज दे दी उन्होंने। तो इनने कहा चोर नहीं घुस सकता, तो ईरान कह रहा है मिसाइल तो घुस सकती है, तो मैं मिसाइल घुसाऊंगा, करो और वो घुसा दे रहा है। करो स्कैन, तुम्हारा पेट्रियट उड़ा दे रहा हूं मैं।
थार तुम्हारी खत्म कर दे रहा हूं मैं। और उसका सिद्धांत सिंपल है, उसने एक सिंपल सा चीज बनाया, सीरियस मुद्दे पे हंसी के साथ प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी उसने सिस्टम ये बनाया कि मैं 100 गोले मारूंगा, तुम्हारी एक्यूरेसी 99.9% भी अगर है तो 0.1 तो रेलिक्स जाके गिरेगा। तो मैं जब क्लस्टर बॉम्ब गिराता हूं तो 2.5 किलो का बॉम्ब भी गिराना अमीरों को डरा देगा, वो बस मुझे डराना है। एक बात बताइए, कोई भी गुंडा राज कैसे कर पाता है? हम बहुत सारे भाइयों के नाम सुनते हैं कि मुंबई के अंदर इतने भाई हुए, गुंडे हुए, अंडरवर्ल्ड के डॉन हुए। हर बड़े शहर के अंदर कोई ना कोई अपराधी समूह सक्रिय है, सबसे वो सुरक्षा के नाम से हफ्ते वसूल रहा है। क्यों? अमीर क्या सोचता है, मेरी जान बची ना तो करोड़ों की है, फिर कमा लूंगा, इसको तो नौकरी पे रखना है। उल्टी सिक्योरिटी और दे रहा है। वो उल्टा समझता है कि पुलिस जो नहीं कर पाएगी वो काम ये करेगा। अब कि मुझे परेशान करने आया तो मैं बोलूंगा यार सुनना यार वो देख लेना एक बार, बोले हाँ भाई सब देख लेंगे, क्या फर्क, ये तो इंश्योरेंस है, मेरा टर्म प्लान है। अपराध ने इस तरह से इस दुनिया के अंदर जगह बनाई। इसी के चलते अमीर लोग हमेशा एक शहर की उस कॉलोनी में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी अनाउंस की जाती है। हमारे देश के अंदर सुविधाएं महंगी नहीं है जनाब, सुरक्षा महंगी है। बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी सोसाइटी में जब जाते हैं ना तो वो आपको ये नहीं बेचता कि सोसाइटी में पानी टाइम से आता है कि सब बिजली टाइम से आती है। वो कहता है सब गार्ड 24 घंटे रहता है, साहब बिना हमसे पूछे तो परिंदा पर नहीं मार सकता। आप घर में होंगे तो पहले फोन आएगा कि साहब भेज दें क्या, आप कहते यही तो चाहिए था यार। हमारे देश में सुरक्षा बिकती है। इसी सुरक्षा को पाने यहां के कुछ रईस पहुंच गए यहां पे दुबई कि यार वहां बहुत सही है भाई, कोई भी आपके पास टच भी नहीं कर पाएगा, सरकार भी टच नहीं करेगी, भारत सरकार भी नहीं छुएगी आपको, टैक्स भी नहीं देना है। पहुंच गए, लेकिन गोला पहुंच जा रहा है वहां। तो अब वो बहुत तेजी से डरता है, अब वो ढूंढेगा कि मुझे कहां जाना है। इस बीच में वो चुप बैठा हुआ है क्योंकि पैसा अटका पड़ा है उसका। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे जितने दिन ईरान इनस्टेबल है ना, उतने दिन इन देशों के अंदर खलबली रहने वाली है। धीरे धीरे यहां से निवेशक बाहर भागेगा। सिंगापुर फिर से एक प्राइम लोकेशन बन के बाहर आएगा, हांगकांग फिर से प्राइम लोकेशन बन के बाहर आएगा। और भगवान ने सही दिशा दिखा दी लोगों को, तो भारत कुछ ऐसा बनाने में कामयाब हो सकता है। सेफ हब पूछिए कैसे? भारत के पास 2 बहुत की लोकेशंस हैं जिन्हें हम दुबई से ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। कौन कौन? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। निकोबार में ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट सरकार ने किया हुआ है, ऑलरेडी अनाउंस चल रहा है। चूंकि पर्यावरण के बहुत सारे नियम हैं वहां पे, तो इसलिए हम भी एंडोर्स नहीं करते कि, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को उठा करके डाल दें। लेकिन दुनिया में शांति की तलाश जैसे आज तक हिमालय में होती थी, वो कभी भारत में होगी, क्योंकि आप न्यूक्लियर कैपेबल हो, बहुत अच्छे तरह से आपके पास स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं, आप अपने यहां पर सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी दे सकते हो, लोग आप तक आएंगे। ठीक बात। एक इंपॉर्टेंट बात अभी आपने बोली कि पैट्रियट, थर्ड, स्टेल्थ बॉम्बर, इतनी मतलब बड़े बड़े असलहे लेकर के जिस तरीके से अभी हम लोग के सामने फोटोज आ रही हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा, ये एयरक्राफ्ट फोड़ दिया गया। इनफैक्ट यूएस की एक डिफेंस मैगजीन है, उसने अभी ये बात तो बताई है कि 20 के आसपास जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या तो पूरी तरह डैमेज हुए हैं या थोड़े डैमेज हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि जो युद्ध है वो एक तरीके का शोरूम है, वहाँ पर आप आकर के अपने नए नए वेपन्स दिखाते हो कि भाई देखो हमारे पास ये है, ये है। तो क्या अमेरिका को ये डेंट पड़ने वाला है जो हम देख रहे हैं कि थार्ड का आयरन डोम का जो इन्होंने बना रखा था? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कैसे, क्यों? ये ऐसे है, आपको पता है कि आपकी सिक्योरिटी में खड़ा हुआ जो गार्ड है ना, वो गन नहीं चलाएगा, फिर भी गार्ड तो रखते हो, क्योंकि उसका भी अल्टरनेट नहीं है आपके पास। हमारी सोसाइटी में जो गार्ड खड़े हुए हैं, अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी घुसता ही है और हुड़दंग मचाता हुआ वो आता है, तो वो नहीं रोकेंगे उसको। उनको अपनी लिमिटेशंस पता है ना, सब हथियार नहीं है, क्या ही कर लेंगे सर हम टोक सकते थे साहब। आप विकल्प दो ना, तब जाकर अमेरिका को डेंट पड़े। अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का यूज किया है। विकल्प के लिए वेस्ट एशिया के सामने चाइना आ रहा था, इन्होंने वेस्ट एशिया के सामने ही पाकिस्तान को अपना करार दे दिया। ये तो अपना है, तो बेचारा वो JF-17 जो बेचने आता भी, उसको रोक दिया कि खरीदना माल अमेरिका से ही साहब, अमेरिका अपना है। तो पाकिस्तान को साध के अमेरिका ने वेस्ट एशिया में चाइना की एंट्री रोक दी, बेचने के लिए, माल बेचने के लिए।
अभी भी अमेरिका ही बेचेगा। कि फूटा है तो भी कम से कम पत्थर 100 पड़ते हैं तो 99 तो रोकता है। चाइना रशिया नहीं बेचेंगे? रशिया वेस्ट एशिया में पूरी तरह प्रतिबंधित है माल बेचने में। कारण इसका ये नहीं है कि मित्रता नहीं है, ना ना ना, कारण ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट के साथ एक दिक्कत है। आप केवल एक गन से काम नहीं चला सकते, आपको पूरी लाइन खरीदनी होती है, फिर उसकी सर्विसिंग यूनिट बनानी होती है। ये वैसी वाली बात है कि इंडिया से फोर्ड भारत से वापस चली गई, इसलिए नहीं था कि भारत के कस्टमर खरीदते नहीं थे, कम खरीदते थे, तो क्या होता था, सर्विस सेंटर मैनेज नहीं हो पाते थे। अब किसी देश ने इतने साल तक अगर डिफेंस पूरा यूएस से खरीदा है, अब आप कहते हो कि रशिया वाले आपको ये 4 S-400 देने को तैयार है, ठीक है, सब ट्रक की सर्विस नहीं हो रही, S-400 जिस पे खड़ा है, पूरा मैकेनिज्म डेवलप होता है। इसलिए भारत जब राफेल खरीदता है तो साथ साथ मांगता भी है कि भैया सारा सिस्टम देना। टेक्नोलॉजी मिग भारत में इतने क्यों आए, आप यहीं सर्विस कर लो, उनकी मारुति था मिग हमारे लिए। सही बात है। हमारा HAL उसमें जब चाहता जो नया अमेंडमेंट कर देता। तभी तो F-16 पाकिस्तान में रखे जो अमेरिका वाला था वो फोड़ फाड़ दिया हमने उसको मारुति को एकदम करिश्माई कार बना दिया। तो वेपन्स का मार्केट आप कह रहे हैं कि वर्चस्व अभी भी बना रहेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा अमेरिका का 30 दिन के अंदर $30 बिलियन सरकारी नुकसान दिखाता है वो, कि $1 बिलियन का खर्चा आ रहा है जो लोग हमारे इधर उधर घूम रहे हैं उनके ऊपर। वो तो 4 F-35 बेच करके और 2 S-3 बेच करके निकाल लेगा कि लाओ भाई। अब हम बातचीत को अपने आखिरी सवाल की तरफ ले चलते हैं कि क्या ये माना जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इसमें कितना सच लगता है, कितना फसाना लगता है आपको? नेतन्याहू सक्सेसफुल होकर निकले, उनके मकसद पूरे हुए। उनको खमनेई नहीं चाहिए थे, उनको ईरान का नुकसान चाहिए था। इजराइल जो चाहता था वो करने में कामयाब हुआ। तो पहले तो ये हटा दो कि नेतन्याहू के ऊपर ये नेगेटिव गया, बिल्कुल नहीं गया, बहुत पॉजिटिव गया, बहुत पॉजिटिव गया। उनको हमेशा से दिक्कत है, दुनिया को यही तो बताते थे खमनेई गलत है, हटाओ भाई। और वो इस चीज को बेच भी पा रहे हैं। अरे जिस दिन ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि भाई अब 5 दिन का सीज फायर है, ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद भी रात को फिर गोला मार दे रहा है, कि हमसे थोड़ी पूछा है। वो लाइन को ऐसे पढ़ रहा है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहते हैं कानून तोड़ने वाला अगर ये कहे कि साहब बाइक पे हेलमेट लगा के चलना जरूरी है, आपने पुलिस वाले को खड़ा देखा, हेलमेट है नहीं, आप बाइक से उतर गए और लुढ़का के चलने लग गए हाथ से, पुलिस वाले की तरफ हेलो अंकल कैसे हो, कानून में लिखा है कि चलते समय हेलमेट लगाना जरूरी है। मैं तो लुढ़का के लिए फॉलो करेंगे। अब क्या पुलिस में रहे तो हमें पता है कि लोग कहाँ कानून तोड़ रहा है। तो ये वाली स्थिति है कि आप खाली आदमी को चलते थोड़ी रोक लोगे, साइकिल पे चलते आदमी से हेलमेट कहाँ मांग लोगे, तो वो वाली चीजें हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रंप ने लिखा है लाइन में, क्या लिखा है कि मैं पावर प्लांट पर हमला करूंगा। तो सर पावर प्लांट का सीज फायर था ना, मैंने तो लोग मारे, उनका सीज फायर थोड़ी था। तो नेतन्याहू तो ओवरऑल विनर है, ठीक है, नेतन्याहू की लॉबी भी विनर है जिसने ट्रंप से युद्ध करवाया। ट्रंप ओवरऑल विनर है। कैसे? मैडमैन है। दुनिया को इतना डर आप भर दो कि कल को हमारे देश में ना एक अगर आप बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन निकालें तो आप पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े राजनेता जो आए दिन आपको मंचों पे भाषण देते दिखते थे, आजकल कोई भाषण नहीं आ रहा है। कंट्रोल कर लिया है भाई उसने, ये बैठा दिया है कि इधर कोई डायलॉग मारा उधर से वो डायलॉग मार के पूरा PR खा जाएगा। चीजों को कनेक्ट किया जाए तो बहुत गहराई तक जाएंगी। तो ये खेल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये समझ में आया होगा। लेकिन इन सबसे जो अभी की परिस्थिति है उससे एक चीज़ जो समझ में आती है कि युद्ध कुछ चंद लोगों के लिए भले फ़ायदेमंद हो, लेकिन आम जनता के लिए तो सबसे नुकसानदायक होता है। ईरान की जो आम जनता है उससे अगर पूछा जाए, अमेरिका की आम जनता से पूछा जाए, इजराइल की आम जनता से पूछा जाए, क्यूबा की आम जनता से पूछा जाए, तो उनका दर्द भले हमारे सामने भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि बहुत सारी मीडिया सेंसरशिप है, उस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं देखने को मिल रही है कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, लोग क्या फील कर रहे हैं। क्या आपने देखा? बहुत बहुत नदारत सा ऐसा है, मतलब आम जनता का दर्द उतना नहीं निकल करके आ रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं। आम जनता को आजकल दिखाया जाता है कि देखो ये है, आम जनता को नहीं दिखाया जाता। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि वो वीज़ा ही नहीं दे रहे हैं। जर्नलिस्ट जो जाना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि आपको हम अगर देंगे तो हम जहाँ ले चलेंगे वहाँ यही होता है। तो लेकिन आम जनता जिस स्थिति में है वो बहुत बुरी स्थिति है, और जिन्हें लगता है कि वर्ड पॉलिटिक्स
से हमें क्या लेना देना? हम तो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं, हम तो लैपटॉप पे पीपीटी बना रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि आपकी जेब तक भी ये युद्ध पहुंचेगा, आपकी नौकरियों तक भी पहुंचेगा। तो हमें जब हमारे दिन ठीक चल रहे हों तो ये अपेक्षा और ये लर्निंग भी लेनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, कि युद्ध जैसी चीज़ों में हम ना फंसें। सर आप आए, आपने हमें अपना समय दिया इतना कीमती और इतने आसान भाषा में एकदम हमें सारी चीज़ें समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और युद्ध को ना, जो लोग त्योहार के तरीके से दूसरे के देश में युद्ध हो रहा है और हम मनोरंजन में यूज़ कर रहे हैं, मनोरंजन में यूज़ करना बंद करें बस। मतलब ये अब तक के ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे, क्योंकि ये युद्ध फिर आप तक चला आता है। बिल्कुल। और जब आप तक चला आता है तो ये वैसी वाली बात है कि मेरे को नौकरी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर सब कुछ सही है, तो भैया वो तो असल मायने में आ गया है, आपको बस दिख नहीं रहा है कि मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं भाई, वही लोग आपकी नौकरी कल को खाएंगे। आप समझिए, थोड़ा सा देखिए, पड़ता है। तो अवेयर रहिए। अपने राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।